हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर विच इज़ गोइंग प्लेसेस। एंड इसके ऑथर है A.R. बार्टन। सो ऑथर के बारे में पढ़ते हैं पहले कि A.R. बार्टन कौन है। A.R. बार्टन इज़ अ मॉडर्न राइटर हु लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश। तो A.R. बार्टन जो है एक काफ़ी मॉडर्न राइटर है जो ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में रहती हैं इनके सारी राइटिंग्स। ओके, इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। तो बेसिकली ये चैप्टर में हमको A.R. बार्टन क्या बता रहे हैं, किस दो थीम्स के बारे में बता रहे हैं। एक है अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड दूसरा है हीरो वर्शिपिंग। अब अडोलेसेंट क्या एज होती है? अडोलेसेंट वो एज होती है जब कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की 12 या 11 ईयर्स के बाद आते हैं, यानी 13 ईयर्स से जब हम बड़े होने लगते हैं, हम अडल्ट बेसिकली एडोलेसेंस टीनेजर बनने लगते हैं, तो वो होती है एडोलेसेंट एज। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जब कोई लड़का या लड़की या कोई सा भी बच्चा एडोलेसेंस में आता है यानी टीनेजर बनता है तो कई सारी चीज़ें फैंटेसाइज करता है। यानी ये बच्चों में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये लाइफ की रियलिटी को नहीं समझते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं जो इनके रीच से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल कोई सोचने लगता है मैं तो एक्टर बनूंगी, हो सकता है कि उसके लिए एक्टर बनना पॉसिबल नहीं है, वो इस फैमिली से बिलोंग करती है कि शायद एक्टर ना बन पाए। तो इंसान लाइफ की रियलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझता है, बस फैंटेसाइज करता है। क्यों? क्योंकि अभी इन बच्चों में एक्सपीरियंस की कमी है, ये अभी टीन एजर्स हैं। तो बेसिकली इसी के बारे में हम चैप्टर में आज पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे हीरो वर्शिप। अब हीरो कौन होते हैं? हीरो यानी जो फेमस हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं। तो ये जो कुछ लोग होते हैं, जो टीनेजर बच्चे होते हैं, ये भगवान को भूल के, सबको भूल के, जैसे कि इन हीरो एंड हीरोइंस को वर्शिप करने लगते हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं जैसे दिन रात। जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे ही सेम ये भी पहनेंगे, जैसे वो लोग हेयर स्टाइल रख रहे हैं वैसे ये टीनेजर बच्चे भी हेयर स्टाइल रखेंगे। तो ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें फैंटेसाइज करते हैं, अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों में अभी एक्सपीरियंस की कमी है, इन्होंने भी दुनिया नहीं देखी, इन्होंने जैसा टीवी में देखा, जैसा फेमस लोगों को देखा, तो बस वैसा बनने की कोशिश करेंगे और उनके जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में भी हम इन 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये इस चैप्टर में कौन कौन है, क्या क्या इस चैप्टर के में कैरेक्टर्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये चैप्टर रिवॉल्व करता है सोफी के अराउंड। सोफी एक टीनेजर लड़की है, शी इज़ अ सोफी एक टीनेजर है, उसी की क्लासमेट, उसी की बेस्ट फ्रेंड है जैंसी, अ फ्रेंड एंड क्लासमेट ऑफ सोफी। तो इसमें सेकंड कैरेक्टर है जैंसी। थर्ड कैरेक्टर है जियोफ। जियोफ है सोफी का एल्डर ब्रदर यानी कि उसका बड़ा भाई। फिर है डेरिक। डेरिक भी सोफी का ब्रदर है लेकिन उसका यंगर ब्रदर है, उसका छोटा भाई है। ओके, फिर है डैनी कैसे। डैनी कैसे कौन है? एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। तो बहुत यंग सा है, फुटबॉल प्लेयर है, आयरिश है, सुंदर दिखता है, ही इज़ वेरी हैंडसम। तो सोफ़ी जैसी यंग लड़कियां हैं या सोफ़ी जैसी टीनेजर लड़कियां इन सब फेमस पर्सनालिटीज़ को लाइक करने लगती हैं एंड एडोलेसेंस एज में है तो उसके बारे में ही सोचती हैं, वो सब चीज़ें फैंटेसाइज करने लगती हैं जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो डैनी कैसे एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। और चैप्टर में सोफ़ी के फादर और सोफ़ी के मदर भी हैं जिनके बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीनेज गर्ल सोफी, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बेसिकली स्टोरी किसके अराउंड चल रही है? एक लड़की जिसका नाम है सोफ़ी, इसमें उसकी फैमिली यानी उसके मदर, फादर, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, सबके बारे में, और उसकी फ्रेंड जैंसी के बारे में काफ़ी सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शी इज़ अ डे ड्रीमर। सोफ़ी क्या है? डे ड्रीमर है, हमेशा खोई रहती है, दिन में भी ख्यालों में खोई रहती है, लाइफ की रियलिटी को देखना नहीं चाहती। हु इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच एंड सोफेस्टिकेटेड। तो उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आते रहते हैं कि मैं बहुत रिच बन जाऊँ, सोफेस्टिकेटेड बन जाऊँ, यानी कि बहुत बड़े बड़े लेवल के काम करूँ, बहुत पैसा कमाऊँ, यही सब इस सोफ़ी के दिमाग में चलता रहता है। दो इन रियलिटी शी इज़ अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है अपनी फ्रेंड जैंसी के साथ। तो उसकी रियलिटी क्या है और क्या वो ड्रीम्स देख रही है, वो इन सब चीज़ों को नहीं बैलेंस करी। वो तो बस एक यंग लड़की जो देख रही है बस वैसा ख्याल करती जा रही है जैसे कि आजकल के टीनेजर्स करते हैं।
The story suddenly twists up when Sophie make a wild imagination of meeting Danny Casey, a famous footballer. तो स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, टर्न आता है, जब एक दिन सोफी डैनी कैसे जो एक यंग फुटबॉल का प्लेयर है उसको देखती है और इमेजिन करने लगती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, और फिर सबको बताती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, उसने मुझे ये बोला, मैंने ऐसा बोला, अब हम मिलने भी वाले हैं। ये सब कुछ रियलिटी में नहीं होता, बट क्योंकि वो फैंटेसाइज कर रही है, इमेजिन कर रही है, तो वो उन्हीं ख्यालों में खोई रहती है और सबको यही बताती है। She also makes a story in front of her brother that Cassie will come to meet her on a fixed day as per a promise he made to her. तो अपने बड़े भाई को ये भी बताती है वो कि डैनी कैसे मुझसे मिला था और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझसे सो एंड सो डेट पे मिलेगा। तो ये सब फॉल्स चीज़ें अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे वो अपने घर वालों को बताती है। बट nobody had come to meet him as it was just her imagination and fantasy. पर वो गई भी मिलने, एक पर्टिकुलर जगह पे गई मिलने, एंड कोई उससे मिलने नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसकी फैंटेसी थी, और उसके घर वाले भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते क्योंकि पता है कि सोफी भी बहुत छोटी है, टीनेजर है, कुछ भी बोलती रहती है। तो इसी के बारे में हम आज पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। So let's begin with the introduction, with the deep explanation of the chapter. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है, एक है सोफी, एक उसकी फ्रेंड है जैंसी। ये लोग स्कूल से अपने घर लौट रही हैं दोनों लड़कियाँ और आपस में बात कर रही हैं। तो सोफी जैंसी से कहती है, जब मैं छोड़ूंगी स्कूल, व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। तो कहती है अब जब मैं स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या खोलूँगी, अपना बुटीक खोलूँगी। हम सबको पता है बुटीक क्या होता है, अ स्मॉल शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लोथ्स। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं उसे हम बुटीक कहते हैं। तो सोफ़ी कहती है मैं क्या बनूंगी, मैं तो एक डिज़ाइनर बनूंगी और अपना बुटीक खोलूंगी। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलॉन्ग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। तो जैंसी और वो साथ में चल रहे हैं और जैंसी उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखी हुई है, उसको डाउटफुली देखती कि तुम बुटीक खोलोगी, क्योंकि वो थोड़ी सी शॉक्ड है क्योंकि बुटीक खोलने में पैसा लगता है। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। तो जैंसी सोफ़ी को प्यार से सोफ कहती है, शॉर्ट फॉर्म में कहती है उससे कि सोफ़ी इतना सा बुटीक खोलने में क्या लगते हैं, पैसे, बहुत सारा मनी लगता है। आई फाइंड इट, सोफ़ी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। तो सोफ़ी कहती है हाँ मैं ढूंढ लूँगी, कुछ ना कुछ करके मैं पैसे कमा लूँगी, और सड़क पे दूर तक ऐसे देखने लगती है, कहीं शायद जैसे उसके मन में होप है, उम्मीद है कि हाँ मैं पैसे कमा लूँगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो सोफ़ी कहती है जैंसी कहती है सोफ़ी से कि तुम्हें पैसे कमाने में बहुत टाइम लगेगा सोफ़ी। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, येस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद। तो सोफ़ी कहती है हाँ तो ठीक है, मैं कहीं पर मैनेजर बन जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम कर लूँगी और फिर थोड़े पैसे आ जाएंगे, टू बिगिन विद। तो बोलने लगी कम से कम शुरुआत में तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, फिर बुटीक बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो इन सब कॉन्वर्जेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सोफ़ी है उसको लाइफ की प्रैक्टिकलिटी समझ में नहीं आ रही, वो अपने सपनों की दुनिया में और हर चीज़ के लिए बोल रही है हाँ तो ऐसे नहीं तो वैसे कर लूँगी, वैसे नहीं तो ऐसा कर लूँगी। और ऑन दी अदर हैंड जो जैंसी है वो प्रैक्टिकल है, समझदार है, उसे पता है कि ये दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, पुअर हैं, और ये लोग इतने बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। Till I've got enough, but anyway, I know just how it's all going to look. तो सोफ़ी कहती है जैंसी से हाँ ठीक है मैं कैसे भी पैसे कमा लूँगी, और तब तक कमा लूँगी जब तक इनफ पैसे, सफिशिएंट पैसे मेरे पास नहीं आ जाते, और मुझे पता है हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। और उसे पता है कि हाँ ठीक है जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो सब चीज़ें कैसे दिखेंगी, सब कैसा हो रहा है, सब मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर सकती हूँ। तो ऐसा सोफ़ी कह रही है जैंसी से। दे वुडंट मेक यू अ मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। तो जैंसी कहती है कि सोफ़ी तुम कहीं पर भी जाओगे तो वो तुम्हें स्ट्रेट अवे वहाँ का मैनेजर नहीं बना देंगे, हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई अभी। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, सोफ़ी सेड, आई विल बी नेचुरल। तो सोफ़ी कहती है मैं मैरी क्वांट जैसे बनूंगी। तो मैरी क्वांट एक बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर है, ओके, जिसकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। तो कहती है मैं तो मैरी क्वांट जैसे बनूंगी और मैं नेचुरल रहूंगी, यानी मैं अपने कपड़ों की जो भी डिज़ाइंस बनाऊंगी वो क्या रहेंगी, बहुत नेचुरल मेरी डिज़ाइंस रहेंगी वो। They'll see it from the start. I'll have the most amazing shop the city's ever seen. तो दे कौन है,
देख, मतलब इस दुनिया के लोगों के बारे में सोफी बोल रही है और कहती है कि they'll see, ये दुनिया देखेगी कि कितनी मैंने नेचुरल डिज़ाइंस बनाई हैं और कितने शुरू से मैंने काम करना स्टार्ट किया, कितना अमेजिंग शॉप, कितनी अमेजिंग मेरी बुटीक रहेगी और दुनिया देखेगी। तो इस टाइप की बातें सोफी कह रही है जैंसी से। जैंसी, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. Earmarked क्या होता है? Reserved. और melancholy का मतलब क्या होता है? Sad, दुखी होना। अब जैंसी को पता था कि ये लोग earmarked हैं, यानी reserved हैं बिस्किट फैक्ट्री के लिए, क्योंकि इनका माइंड पहले से फैमिली ने इन लोगों की प्रिपेयर करके रखा है कि जैसे ही स्कूल खत्म होगा तुम लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करोगे। लेकिन सोफी की इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें सुन के, जो कि शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जैंसी दुखी हो जाती है कि सोफी कैसे बोल रही है सब चीज़ें। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, और वो उम्मीद करती है, कोशिश करती है कि सोफी इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें ना करे, क्योंकि वो हम जैसे पुअर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। When they reached Sophie Street, Jancy said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." तो जब वो लोग सोफी के घर की सड़क तक पहुंच गए, क्योंकि वो लोग घर स्कूल से घर आए थे, तो जब वो सड़क तक पहुंच गए, स्ट्रीट तक जहाँ पे सोफी का घर है, तो वहाँ पर जैंसी सोफी से कहती है, जैंसी सिर्फ कुछ मंथ्स बचे हैं हमारा स्कूल ख़त्म होने में, और तुम्हें सेंसिबल बातें करनी चाहिए, यानी तुम्हें इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी बात करो जो सेंसिबल है, जिसमें एटलीस्ट दिमाग लगाओ कि हमें अब स्कूल ख़त्म होने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, और कभी तुम्हें मैरी क्वांट बनना है, कभी तुम्हें बुटीक खोलना है, तुम कुछ सेंसिबल बातें करो। They don't pay well for shop work. You know that. Your dad would never allow it. और जैंसी सोफी से कहती है कि सोफी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड एक शॉप में काम करते हैं और वहाँ पे अच्छी पेमेंट नहीं मिलती, और जब तुम उन्हें ये कहोगे कि तुम्हें बुटीक खोलना और बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करना, तो वो बहुत गुस्सा होंगे और तुम्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे सोफी। और एन एक्ट्रेस, नो देयर इज रियल मनी इन दैट, यस, एंड आई कुड maybe have the boutique on the side. अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अब सोफी कह रही है, अच्छा चलो मैं क्या बन जाती हूँ, मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ, एक हीरोइन बन जाती हूँ। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि सोफी कुछ भी बोले जा रही है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं, उसे पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल लाइफ है, क्या प्रैक्टिकल जिंदगी है हमारी। पहले वो बोलती मैं बुटीक खोल लूँगी, अब वो कहती है चलो मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी एक्ट्रेसेस को रियल वर्क नहीं करना पड़ता, यानी कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ता, और उनको रियल मनी यानी गुड अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है एक्ट्रेसेस को। तो कहती है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम करूंगी और साइड बाय साइड अपना बुटीक भी खोल लूंगी, दोनों काम कर लूंगी मैं। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? फिर वो जैंसी से पूछती है, एक्ट्रेसेस पूरा टाइम काम करती है क्या, करती है क्या जैंसी? ऐसा वो जैंसी से पूछ रही है। तो सोचो, जिस प्रोफेशन के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, उसे वो बनना है। एनीवे, दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, यू नो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तो वो कहती है हाँ ठीक है, ये नहीं तो वो, या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या तो फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, कुछ भी बनूंगी, लेकिन जो भी बनूंगी बहुत सोफिस्टिकेटेड बनूंगी, यानी वर्ल्डली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फैशन एंड कल्चर, यानी ऐसी वो इंसान बनूंगी जिसको हर चीज़ का बहुत नॉलेज है और जिसको कोई भी चीज़ अच्छे से सही बिहेवियर से करने आती है। तो कहती है मैं सोफिस्टिकेटेड या तो एक्ट्रेस बनूंगी, या तो मैं क्या बन जाऊंगी, या तो एक बुटीक खोल लूंगी अपना। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. और बस ये बोल के वो अपने घर में चली गई सोफी, और वहीं जैंसी को बारिश में अकेला छोड़ के चली गई। If ever I come into money, I'll buy a boutique. अब क्या होता है, अब जो सोफी है वो स्कूल से घर आ गई और घर में एंटर हुई है, और घर में एंटर होते ही सब जो भी लोग वहाँ बैठे हैं उसके फैमिली मेम्बर्स, उनसे बोलती है जब भी मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं अपना बुटीक खोलूंगी। ये वो किसको बोल रही है, अपने फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, वो कहती है अब जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या खोलूंगी, अपना बड़ा सा बुटीक खोलूंगी मैं। हाँ, if you ever come into money, you'll buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. तो अब ये बहुत थोड़े से गुस्से में और थोड़े एरोगेंट तरीके से ये सोफी के फादर बोलते हैं उसको, कहते हैं जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, कहते हैं जब तुम्हारे पास पैसा आया अगर कभी, तो तुम हमारे लिए एक बहुत डिसेंट, एक बहुत अच्छा सा घर खरीदोगी। थैंक यू वेरी मच। और वो थैंक यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी शायद उनकी मदर ने पाए
कुछ खाने को दिया तो उसके लिए वो थैंक यू कह रहे हैं। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई। तो ये एक बुटीक होता है और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम पाई कहते हैं। तो सोफी के फादर क्या कर रहे हैं, स्कूपिंग, स्कूपिंग यानी ईटिंग वेरी फास्ट, जल्दी बहुत तेज तेज वो शेफर्ड पाई खा रहे हैं अपने माउथ में एज हार्ड एज ही कुड गो। क्यों, क्योंकि शायद सुबह से वो बहुत मेहनत करके आए, बहुत थके हुए अभी भी घर में आए, तो उनको जो भी पाए खाने को दिए उनकी वाइफ ने वो जल्दी वो खा रहे हैं। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द डे। प्लम्प फेस का मतलब क्या होता है, राउंड फेस, जिस इंसान का गोल चेहरा होता है। तो सोफी के फादर का फेस कैसा था, प्लम्प फेस। ग्रीमी मतलब डर्टी या सॉइल्ड। तो वो बताते हैं कि भाई जो सोफी के फादर हैं वो जल्दी खा रहे थे क्योंकि पूरे दिन की बहुत मेहनत करके आए थे, फेस उनका गोल था और ग्रीमी था यानी काफ़ी डर्टी, धूल मिट्टी से हो रहा था क्योंकि पूरे दिन से बहुत ज़्यादा वो काम करके आ रहे थे और पसीना पूरा बह रहा था उनके फेस पे। She thinks money grows on trees, doesn't she, Dad? said little Derek, hanging on the back of his father's chair. तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अब छोटे भाई की बात हो रही है सोफी के, जिसका नाम है डेरिक। तो डेरिक अपने फादर के चेयर के पीछे से हैंग हो रहा है, लटक रहा है और कह रहा है पापा इसको तो लगता है कि पैसा शायद पेड़ पर उगता है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। देयर मदर साइड, साइड मतलब ब्रेथ आउट, ऐसे जो करते हैं। तो ये सब आपस में सबकी बहस हो रही है इस तरीके से, ये सब उनकी मदर देख के क्या करती है कि हमेशा ये लोग आपस में इस तरीके से बहस करते हैं। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। स्टूप्ड का मतलब क्या होता है, शोल्डर बेंड फॉरवर्ड, जब आपका शोल्डर आगे की तरफ बेंड होते हैं और आप कुछ काम कर रहे हो। तो सोफी ने अपनी मदर को देखा जिनका बैक सिंक यानी वो बेसिन जो किचन में होता है जिसमें बर्तन धुल रहे होते हैं, उनको देखती कि वो इस तरीके से झुक के अपना कुछ बर्तन वगैरह वॉश कर रही है और वंडर करती है। और सोफी सोचती है इनकॉन्ग्रुइटी यानी इनअप्रोप्रिएट, जो सही तरीके से ये जो बो है जो उनके, ये क्या होता है, ये पूरा एप्रिन है और एप्रिन का ये क्या है, बो। तो वो सोच रही है अपनी मदर को देख के कि मेरी माँ कितना काम कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, और जो उनका एप्रिन का बो है वो भी सही तरीके से बंधा नहीं हुआ है, फासन नहीं है, यानी उनको ये भी ख्याल नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ और इतनी मेहनत कर रही है बेचारी मेरी माँ। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, क्रुक्ड बैक मतलब बेंड बैक, तो यानी कि वो अपनी माँ को देख रही है कि ये जो बो बंधा हुआ है कितना लूज बंधा हुआ है और उनकी जो बैक है वो क्रुक्ड यानी आगे की तरफ झुकी हुई है और वो कुछ काम कर रही है झुक के किचन में। The evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. तो अब क्या हो रही है, अब शाम, blacked out in the window मतलब अब रात हो रही है, शाम का समय आ रहा है और जिस रूम में वो लोग रहते हैं वो पूरे रूम में स्टीमी हो गया है, यानी बहुत धुआं फैल गया क्योंकि इस तरीके से उसकी मॉम खाना बना रही है रात का डिनर, तो पूरे कमरे में वहाँ क्या फैल गया है, धुआं, स्टीम फैल गया है स्टोव से। एंड क्लटर्ड का मतलब क्या होता है, अनटाइडी, गंदा, डर्टी। और वो बता रही है कि पूरा घर जो है हमारा, पूरा रूम वो इस तरीके से डर्टी है, पूरा हर सामान इधर उधर फैला हुआ है। कोने में वॉशिंग यानी झूठे बर्तन भी रखे हुए जो अभी और धोने बाकी थे, और जो उनके फादर हैं वहाँ बैठे हुए हैवी ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं क्योंकि पूरे घर में इस तरीके से स्टीम, धुआं फैल गया है। और क्या पहने हुए उनके फादर, वेस्ट, जिसे हम बनियान भी कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। तो सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और ये सब घर में इतना धुआं देख के, उसके फादर खांस रहे हैं और इतना गंदगी देख के सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, यानी ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस जा रही है, उसकी जान निकलने वाली है। सो शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, तो फिर वो वहाँ से चली गई और दूसरे कमरे में उसका बड़ा भाई जियोफ था, उसके साथ बैठने चली गई क्योंकि वहाँ पे बहुत धुआं और गंदगी थी, तो वो चली गई उस रूम से। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. Kneeling का मतलब क्या होता है, घुटने के बल बैठना इस तरीके से, और tinkering का मतलब क्या होता है, be in a position in which body, tinkering का मतलब होता है repairing, यानी जब आप कोई चीज़ रिपेयर कर रहे होते हो। तो जब सोफी दूसरे कमरे में गई अपने बड़े भाई जियोफ से मिलने, तो वहाँ पर वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और कोई मोटरसाइकिल का पार्ट ठीक कर रहा था, और नीचे क्या बिछी हुई थी, कारपेट। कारपेट पे उसने न्यूज़पेपर बिछाया था
और उस पर अपने मोटरसाइकिल के बनाने का काम कर रहा था, क्योंकि वो एक मैकेनिक है। तो उसने न्यूज़पेपर इसलिए बिछाया था ताकि कारपेट खराब ना हो। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. तो इसके बड़े भाई जियोफ को स्कूल कंप्लीट करे हुए 3 इयर्स हो चुके थे, और वो अब एक अप्रेंटिस यानी कि अभी ट्रेनर, एक लर्नर है किसी सुपीरियर मैकेनिक के अंदर। तो कोई बहुत बड़े मैकेनिक है, उसके अंडर में इसका भाई जियोफ एज अ लर्नर मैकेनिक है, अभी काम कर सीख रहा है अभी, और वो रोज़ ट्रैवल करके काम करने जाता है शहर से बहुत दूर। He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. तो अब जो जियोफ है, सोफी का भाई, वो अब ग्रोन अप है, यानी काफ़ी बड़ा है, काम करता है अपनी लाइफ में, और सोफी क्या सस्पेक्ट करती है उसके बारे में, यानी क्या गेस करती है, क्या सोचती है उसकी लाइफ में कि इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, अब तो बड़ा है, जहाँ जाए जहाँ जा सकता है, इसको किसी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में बहुत अच्छा गेस करती है, यानी सोचती है। और अबाउट विच ही नेवर स्पोक, यानी कि जो सोफ़ी का बड़ा भाई जियोफ है वो बहुत कम बोलने वाला है, यानी ही इज़ वेरी साइलेंट टाइप ऑफ अ पर्सन, कम बात करता है। तो सोफ़ी सोचती है कि इतना इन्जॉय करता है अपनी लाइफ में, ये मुझे कभी बताता भी नहीं है। तो ये सब सोफ़ी अपने ब्रदर जियोफ के बारे में सोच रही है। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरीली, तो वो बोलती है कि मेरा भाई बहुत कम बोलता है, और जब भी बोलता है वॉलंटरीली, यानी जब ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही बोलता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, तो कहती है उसके मुंह से शब्द ऐसे निकालने पड़ते हैं जैसे ज़मीन से हम कोई स्टोन यानी प्रेशियस स्टोन्स, मिनरल्स खोद के निकालते हैं, उसी तरीके से अपने भाई के मुँह से शब्द भी हमें निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत कम बोलता है। एज शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और जो सोफ़ी है उसके भाई के साइलेंस हमेशा जेलस रहती कि कुछ बोलता ही नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ मुझे बताता ही नहीं है। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world of those places she had never been. तो सोफ़ी सोचती है कि जब मेरा भाई बात नहीं कर रहा होता है, घर में नहीं होता है, मतलब वो कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ वो बहुत इन्जॉय कर रहा होता है, जहाँ पर सोफ़ी आज तक कभी गई भी नहीं और ना जा पाएगी, क्योंकि वो बताता ही नहीं। तो बेसिकली सोफ़ी इमेजिन करी कि मेरे भाई की लाइफ कितनी अच्छी है, वो इन्जॉय करता है, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है और वो बताता भी नहीं है और ना मुझे ले जाता है अपने साथ। Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew? Outlying मतलब distant places, कोई ऐसी जगह है जो बहुत दूर है। तो सोफ़ी कहती है मेरा भाई शायद दूर दूर जगहों तक जाता है, चाहे वो सिटीज़ में हो या प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, यानी कंट्री से थोड़ी सी दूर, मतलब कंट्री यानी शहर, जिस विलेज में जिस जगह ये लोग रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर किसी जगहों पे जाता है। कहाँ कहाँ जाके घूमता है मुझे तो पता ही नहीं है। हु न्यू, यानी कहती है किसे पता, क्योंकि ये बताता ही नहीं है कुछ। तो इसके अकॉर्डिंग इसके भाई की लाइफ बहुत अच्छी है जो ये इमेजिन करती है। इसके भाई ने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो तो वैसे ही कम बोलता है, ये सिर्फ खुद ही इमेजिन करी कि मेरे भाई की लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी कितनी बोरिंग है, और ये कुछ बोलता भी नहीं और शेयर भी नहीं कर रहा कुछ। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। फैसिनेशन का मतलब क्या होता है? अ स्पेशल इंटरेस्ट। जब आपको जानबूझ के किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि वाह कितनी अच्छी है, काश मैं भी ऐसी बन जाऊं, काश मैं ये बाइक खरीद लूं, तो इसको फैसिनेशन कहते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में डेवलप हो रहा है। तो सोफ़ी ये सब चीज़ें देख के अपने भाई की या सोच के फैसिनेट होती है कि वाह यार काश मैं भी बाहर जाऊं, काश मैं भी घूमूं, दुनिया को देखूं। जहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही वहाँ तक उसको जाने की इच्छा है। किसको? सोफ़ी को। Perhaps there were also people exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily. Perhaps का मतलब क्या होता है? Maybe, शायद। Exotic का मतलब क्या होता है? Foreign या non-native, यानी कुछ लोग जो exotic होते हैं वो foreign से आते हैं या फिर इस particular जगह के residents नहीं रहते नहीं हैं, यहाँ पर non-residents होते हैं। तो सोफ़ी सोचती है शायद मेरे भाई जहाँ पे जाता है एग्जॉटिक लोगों से मिलता है, यानी कुछ फॉरेनर्स से मिलता है या उन बाहर के लोगों से मिलता है जो यहाँ के नहीं है, उनके साथ बैठता है, इन्जॉय करता है, क्योंकि वो मुझे कुछ बताता ही नहीं है, नेवर स्पोक। तो ये सब रियलिटी नहीं है, ये सब सोफ़ी सिर्फ इमेजिन कर रही है कि ऐसा ऐसा करता होगा, मेरा भाई बहुत इन्जॉय करता है। और वो बताती है
कि शायद वो इतना क्वाइट है कि वो अपने ईजिली इतने फ्रेंड्स बना ही नहीं पाता, तो क्या क्या एंजॉय करता है। तो बेसिकली जो सोफ़ी का भाई जियोफ है, बड़ा भाई, वो ज़्यादा नहीं बोलता और ईजिली फ्रेंड्स नहीं बनाता। ओके, शी लॉन्ग्ड टू नो देम, लॉन्ग्ड में यानी विश। सोफ़ी की हमेशा से इच्छा है कि मैं सब जानूं कि मेरे भाई की लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ वो जाता है, किन लोगों से मिलता है, कौन उसके फ्रेंड्स है, कैसे वो एंजॉय करता है। तो सोफ़ी को ये सब जानने की इच्छा है। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विथ हिम। अफेक्शंस का मतलब क्या होता है, फॉन्डनेस या लव। तो सोफ़ी ऐसी इच्छा रखती है, ऐसी विश है उसकी कि काश मेरा भाई जो है मुझसे और लव करने लगे, हमारा कनेक्शन आपस में बहुत अच्छा हो जाए। तो माइट भी किसी दिन वो मुझे अपने साथ बोले कि चलो सोफ़ी तुम भी चलो, आओ तुम्हें घुमा के आता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, अपने न्यू फ्रेंड्स को मिलवाता हूँ। तो ये सब चीज़ें सोफ़ी जो है सोच रही है अपने बड़े भाई जियोफ के बारे में। Though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young. Forbade का मतलब क्या होता है, not allowed, कोई चीज़ जिसकी परमिशन नहीं मिलती है। तो जियोफ को और सोफ़ी को परमिशन नहीं थी उनके फादर के द्वारा कि सोफ़ी को वो कहीं ले जाए अपने साथ, क्योंकि जियोफ अपने काम से जाता है तो फादर ने कभी परमिशन नहीं दी कि नहीं तुम अपने भाई से जाओ, भाई के साथ जाओ और घूमो। ऑल्सो उसका भाई ये भी सोचता है कि सोफ़ी अभी बहुत यंग है, बहुत छोटी है, उसको अपने साथ में कहाँ ले जाऊँ। तो ये सब सोफ़ी बता रही है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन सोफ़ी क्या है, इम्पेशेंट है, वो बेसब्र है, उसको तो बस जाना है, बाहर घूमना है और लाइफ एंजॉय करनी है भाई के साथ। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। तो सोफ़ी बहुत कॉन्शियस है, यानी सोफ़ी को पता है कि बाहर एक वास्ट वर्ल्ड है, एक बड़ी दुनिया है जो उसका इंतज़ार कर रही है कि कब सोफ़ी आएगी और हम मुझसे मिलेगी। यानी दुनिया के लिए वो बोल रही है कि दुनिया उसका वेट कर रही है। और जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर की सिटी है, वो उसको होम जैसी, घर जैसी लगती है, क्योंकि उसका बहुत मज़ा आता है बाहर की दुनिया में जाना और घूमना। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। तो बेसिकली सोफ़ी को ये लगता है कि दुनिया जो है उसके आने का, उसके अराइवल का वेट करी कि कब सोफ़ी दुनिया में आएगी और घूमेगी इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। अब सोफ़ी अपने दिमाग में इमेजिन कर रही है कि उसका भाई जियोफ बाइक चला रहा है और वो पीछे बाइक पे बैठी हुई है और बड़ी बड़ी जगहों पे इधर उधर घूमने जा रही है, एंजॉय कर रही है। अब ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोफ़ी ये सब बाइक राइड जो है ये सब इमेजिन कर रही है। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. Cape क्या होता है, स्टोल, ऐसा लॉन्ग श्रग जैसा। ये येलो कलर का श्रग है जो पूरा ये पूरा लूज सा है, इस पूरे को हम केप कहते हैं, जो श्रग स्टोल जैसा होता है। तो अब सोफ़ी इमेजिन कर रही है कि वो अपने भाई के पीछे बाइक पर बैठी हुई है और उसके भाई ने क्या पहनी है, शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, यानी ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट पहनी है उसके भाई ने, और खुद सोफ़ी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है इस तरीके की जिसमें ऐसा केप है, ऐसा लूज ड्रेस टाइप का पहना है। और जब बाइक चल रही है तो उसका जो केप है वो पीछे की तरफ उड़ रहा है, ऐसा वो सारा कुछ इमेजिन कर रही है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। अपलॉज यानी कि क्लैपिंग, तालियों की आवाज़। और सोफ़ी ऐसा इमेजिन कर रही है कि जब वो जा रही है दुनिया के सामने बाइक पर बैठ के, तो जितने लोग हैं आसपास वो सब खड़े हो गए, उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं कि वेलकम टू द वर्ल्ड सोफ़ी। तो बेसिकली सोफ़ी ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही है क्योंकि उसको बाहर की दुनिया में अपने भाई के साथ घूमना है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing to speak. So frowning का मतलब क्या है? फ्राउनिंग का मतलब annoyed, यानी परेशान होना किसी वजह से। कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पार्ट या किसी चीज़ का कोई पीस। क्रैडल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड समथिंग डेलिकेटली, जब आप किसी चीज़ को बहुत आराम से पकड़े हो कि गिर ना जाए या टूट नहीं जाए। तो अब तक यहाँ तक इमेजिनेशन चल रही थी सोफ़ी की कि मैं जा रही हूँ, दुनिया मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजा रही है कि वेलकम टू द वर्ल्ड सोफ़ी। फिर एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आती है सोफ़ी और देखती है अपने भाई को कि वो कोई इस तरीके से कोई मोटर बाइक का कोई पीस लेके खड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ऑयली है और ध्यान से पकड़ा हुआ है कि ताकि ऑयल की वजह से वो फिसल के गिर ना जाए वो पीस, क्योंकि वो मैकेनिक है।
और वो देख के बहुत अनॉयड हो रहा है कि ये चीज़ बन क्यों नहीं रही मुझसे, और इसलिए परेशान हो रहा है कि जैसे कि मेरे हाथ में कोई एक डम एनिमल है जो बोलने के लिए रेडी है, यानी कि ये इस तरीके का एनिमल है मेरे हाथ में जो चल ही नहीं रहा, ये कब चलेगा। तो इस तरीके से वो अपने भाई को अपने मैकेनिक पार्ट्स से परेशान होती हुई देखती है रियलिटी में। I met Danny Casey, Sophie said. He looked around abruptly. अब सोफी आती है और फिर से फालतू की इमेजिनेशन की जो बातें हैं वो बताती है। वो बोलती है कि मैं डैनी कैसे से मिली। सोफी अपने भाई को बोलती है। अब डैनी कैसे कौन है? डैनी कैसे ही इज़ अ आयरिश फुटबॉल प्लेयर, ये बहुत फेमस फुटबॉल का प्लेयर है। ओके, तो वो अपने भाई को बताती है, सुनो मैं डैनी कैसे से मिली। ही लुक्ड एब्रप्टली, यानी वो अपना काम करते करते सडनली उसको ऐसे देखता है और बोलता है, वेयर, कहाँ मिली तुम डैनी कैसे से? इन द आर्केड, फनीली इनफ, इट्स नेवर ट्रू। तो वो अपने भाई को बोलती है मैं उससे आर्केड में मिली। आर्केड यानी कि गैलरी, एक ऐसा मार्केट टाइप की जगह है जिसमें लाइन से बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो बाहर थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ लोग चलते हैं घूमते हैं, उससे हम आर्केड कहते हैं। तो कहती है मैं उसको आर्केड में मिली थी फनीली इनफ, और फनीली इनफ यानी कि हमारी जो मीट थी बहुत फनी थी, यानी एकदम से हम मिल गए। तो उसका भाई बोलता है इट्स नेवर ट्रू, तुम सच नहीं बोल रही हो। आई डिड टू, वो कहती है मैं सच कह रही हूँ। यू टोल्ड डैड, उसका भाई बोलता है उससे तुमने डैड को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली। शी शुक हर हेड, उसने ऐसे किया। दैट मीन्स उसने नहीं बताया अपने डैड को कि वो डैनी कैसे से मिली। chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets. chastened का मतलब क्या होता है? humble. तो जब उसके भाई ने पूछा कि तुमने डैड को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली, तो वो यूं करती है दैट मीन्स नो, और वो बहुत हम्बल तरीके से बोलती है अपने भाई से। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि मेरा भाई कैसा है, मैं जो भी इसको बताती हूँ ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, मैं इसको अपनी सीक्रेट आके बताती हूँ, और ये आके मुझसे पूछ रहा है कि तुमने डैड को बताया। कैसे पॉसिबल है कि मैं डैड को बताऊँ ये सब बातें, और वो तो गुस्सा हो जाएंगे, जबकि मैं तो हर बात आके अपने भाई को, बड़े भाई को आके सबसे पहले बताती हूँ। तो ये सब बातें वो सोच रही थी सोफी। आई डोंट बिलीव इट, उसका भाई बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Danny Casey। तो बताती है कि वो कैसे मिली डैनी कैसे से। वो बोलती है मैं रॉयस के विंडो पे खड़ी थी, यानी कि एक बड़ी सी क्लोथ्स की शॉप थी, क्लोथ्स का एक बहुत बड़ा शोरूम था, वहीं खिड़की पे खड़े होकर मैं क्लोथ्स को देख रही थी, और एक इंसान आया मेरे पास में आके खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो कौन था? वो डैनी कैसे था। मैंने जब उसे देखा, ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक। तो उसका भाई बोलता है ठीक है तुम मिली थी ना, तो बताओ डैनी कैसे कैसा दिखता है। ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तो सोफी अपने भाई से बोलती है कम ऑन, तुम्हें पता है डैनी कैसे कैसे दिखता है, हमने कितनी बार उसे टीवी में देखा है, कितनी बार उसका हम फुटबॉल मैच देखने गए, हम सबको पता है डैनी कैसे कैसे दिखता है। क्लोज टू आई मीन। तो उसका भाई पूछता है नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पास से कैसा दिखता है, क्योंकि तुम्हें तो वो पास से मिला ना। वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, जेंटल आइज। तो वो बताती है कि उसकी ग्रीन कलर की आंखें थी और जेंटल, बहुत प्यारी सी आंखें थी उसकी। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू थिंक। और वो कहती है कि वो इतना टॉल नहीं, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है जैसा हम लोगों ने कई बार टीवी में और उसको मैच प्लेग्राउंड में देखा है, इतना टॉल नहीं है वो, उसकी हाइट बहुत कम है। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। फिर वो सोचती है कि मैं अपने भाई को बताऊं क्या कि उसके टीथ कैसे थे। फिर कहती चलो चलो मैं नहीं बताती हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब सोफी की इमेजिनेशन है। ना ही वो डैनी कैसे से मिली, ना ही उसकी आंखें ग्रीन थी, ना ही उसने देखा था कि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी। ये सब वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, फैंटेसाइज कर रही थी डैनी कैसे के बारे में, और ये झूठी झूठी फालतू की कहानियाँ अपने घर वालों को और अपने ब्रदर को बता रही थी। Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap। तो अब उनके फादर अंदर आते हैं और अब वो नहा के आ गए, क्योंकि पहले क्या हो रहे थे, वो काम से आए थे, स्वेट हो रहे थे, वो नहा के आए, शाइन कर रहे थे और पिंक थे, और उनके अंदर से सोप यानी साबुन की फ्रेगनेंस आ रही थी। He switched on the television, tossed one of the Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt। तो जैसे ही वो अंदर आए हॉल में और उन्होंने टीवी ऑन करी, और जिस चेयर पे वो बैठने वाले थे
वहाँ पर उनके छोटे बेटे डेरेक का एक शू पड़ा था, तो उन्होंने उठाया और गुस्से में सोफ़ा पर फेंका और फिर वो अपनी चेयर पर बैठ गए विद अ ग्रंट, यानी कि अ लो रफ वॉइस, गुस्से में की कैसे लोग हैं घर में जूते रख लेते हैं, इस तरीके से वो शू फेंक के वहीं पर बैठ गए। सोफी मीट डैनी कैसे, जियोफ सेड। अब जियोफ अपने फादर को बताते हैं कि सोफी जो है वो डैनी कैसे से मिली। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। रिगल्ड यानी कि टर्न, तो जहाँ वो टेबल पे बैठी थी उसने टर्न होके देखा कि जियोफ ने फादर को बताया है कि सोफी अभी अभी डैनी कैसे से मिलकर आई है। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। तो उसके फादर टर्न होके देखते हैं कि उनका जो नेक है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है, तो वो अपने थिक नेक से टर्न होके सोफी की तरफ देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन्स। डिसडेन्स का मतलब क्या होता है? द फीलिंग दैट समवन इज अनवर्दी ऑफ सम रिस्पेक्ट। तो उसके फादर ने सोफी को देखा कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। हाँ तो ठीक है, डैनी कैसे से तो मिले थे। क्यों? क्योंकि डैनी कैसे कोई इतना फेमस नहीं है, वो तो अभी टीम में है और उसको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो इस एक्सप्रेशन से उन्होंने अपनी बेटी को देखा। इट्स ट्रू, जियोफ सेड। तो जियोफ अपने फादर से बोलता है ये सच बात है, वो बोल रही है मैं डैनी कैसे से मिलकर आई हूँ, तो ये सच बात है। I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television. Reverently का मतलब क्या होता है? With deep respect. और टॉम फिनी कौन है? टॉम फिनी सोफी के फादर के ज़माने के बहुत फेमस प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है एक बार मुझे एक इंसान मिला था जो टॉम फिनी से मिलकर आया था, और ये चीज़ उन्होंने बहुत जब बोली, इसके फादर ने बहुत रिस्पेक्टफुली बोली जब वो टॉम फिनी की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो टॉम फिनी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और डैनी कैसे के नहीं करते। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। तो जियोफ उनका बेटा बोलते हैं हाँ हाँ डैड, आपने बताया था काफ़ी साल पहले कि आपका कोई फ्रेंड टॉम फिनी से मिलके आया था। कैसी माइट बी दैट गुड समडे। अब उसके फादर बोलते हैं हाँ डैनी कैसे भी जितना टॉम फिनी अच्छा उतना अच्छा भी एक दिन बन जाएगा। बेटर देन दैट इवन, ही इज़ द बेस्ट। और फिर उनका बेटा जो है जियोफ वो कहता है हाँ वो हो सकता है टॉम फिनी से भी अच्छा बन जाए, क्योंकि जो डैनी कैसे है वो बेस्ट है, वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स का मतलब क्या है? नॉट टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर जो फादर हैं सोफी के वो अपने बेटे जियोफ से कहते हैं कि हाँ अगर डैनी कैसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना बने ना तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, यानी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता है। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और लोग भी अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो और वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो वो अच्छा कर सकता है। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंसेस। तो क्योंकि डैनी कैसे एक यंग है, आयरिश फुटबॉलर है, पर काफ़ी यंग एज में टीम में आया है, तो उसके फादर कहते हैं कि वो तो यंग है और यंग एज में बच्चों को तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इधर उधर उनका ध्यान भटकता है। अगर उसका ध्यान ना भटके अपने गेम से तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे टॉम फिनी करते थे। He'll be all right. He is with the best team in the country. तो उसका बेटा जियोफ कहता है कि हाँ वो अच्छा करेगा और वो इस कंट्री के सबसे बेस्ट टीम का फुटबॉल प्लेयर है, तो वो अच्छा करेगा ही, फादर को बोलता है वो। ही इज़ वेरी यंग येट। तो उसके पापा बोलते हैं अभी तो बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम। तो जियोफ कहता है वो मुझसे तो बड़ा है, मेरी एज से तो बड़ा है, तो वो काफ़ी बड़ा है अभी। तो बेसिकली जियोफ जो है यहाँ पे डैनी कैसे की तारीफें कर रहा है अपने फादर से। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो फादर बोलते हैं ये फर्स्ट टीम यानी जो नेशनल टीम है हमारी कंट्री की, फर्स्ट टीम यानी कि जो नेशनल टीम है, तो उसके फादर बोल रहे हैं कि वो इस नेशनल टीम के लिए काफ़ी छोटा है, यानी इसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है डैनी कैसे के पास। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तो उनका बेटा जियोफ कहता है कि आप इस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं कर सकते फादर, आप बहस नहीं कर सकते कि उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी है, क्योंकि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, इसीलिए तो वो फर्स्ट टीम में है, यानी नेशनल टीम में है कंट्री की। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। अब सोफी ये सब बातें सुन रही है वहाँ टेबल पे बैठे बैठे। अब सोफी एक नई इमेजिनेशन की कहानी बता रही है। वो कहती है वो अब एक शॉप खरीदने वाला है, यानी अब एक दुकान खरीदेगा। हर फादर ग्रिमेस्ड। तो अब उसके फादर जो है वो ग्रिमेस्ड हो गए हैं,
यानी बहुत गुस्सा हो गए उसकी बात सुन के। वेयर डिड यू हियर दैट, वो कहते हैं तुम कहाँ से सुन के आई कि इतना बड़ा फुटबॉलर जो है फेमस, वो अब एक शॉप खोलने वाला है। ही टोल्ड मी सो, तो कहती है उसी ने मुझे बताया कि मैं अब दुकान खोलने वाला हूँ एक। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। इनऑडिबल का मतलब अनहर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो अभी ठीक से सुनाई नहीं दे रही। तो उसके फादर जो कुछ भी कह रहे हैं, पागल हो गई इस टाइप की कुछ भी बात अपनी धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि किसी को सुनाई नहीं दे। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर। तो उन्होंने अपनी चेयर जोर से घुमाई और सोफी को बोला फिर से तुम अपनी वो वाइल्ड स्टोरी सुना रही हो हमें, यानी वही फालतू की इमेजिनेटिव बातें जो रियलिटी में सच नहीं है। तो वो अपनी बेटी को ऐसा चिल्लाते हैं। She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. तो जियोफ बोलता है अपने फादर से कि वो आर्केड में यानी गैलरी मार्केट में डैनी कैसे से मिली है और कैसे मिली वो भी उसने मुझे बताया है पापा। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. तो क्योंकि सोफी हमेशा इस तरीके की इमेजिनेटिव बातें फालतू की बातें करती रहती थी जो रियलिटी में सच नहीं होती थी, उनके फादर ने अग्रेसिवली यानी गुस्से में बोला कि सोफी तुम जिस तरीके से बात करती रहती हो एक दिन अपने आप को देखना बहुत ट्रबल में बहुत मुसीबत में पाओगी। जियोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जियोफ। तो सोफी अपने फादर से कहती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, जियोफ को पता है कि मैं सच कह रही हूँ, जियोफ तुम्हें पता है ना मैं सच कह रही हूँ। ही डोंट बिलीव यू दो ही लाइक टू। तो फादर कहते हैं वो कोई तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करता सोफी, क्योंकि तुम छोटी हो तुम्हें बुरा ना लगे तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है, शो करता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ओके तुम्हारी बात सही है। जियोफ भी तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करता है, वो सिर्फ शो करता है ऐसा। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड and the row of colored photographs beneath three of them of the young Irish prodigy Cassie. तो अब यहाँ पर एक अलग सीन चल रहा है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सीन चल रहा है जियोफ के रूम का सीन। जियोफ के रूम में एक टेबल लैंप चल रहा है जिसमें एम्बर ग्लो लाइट है, यानी उसके रूम में इस तरीके की एक लाइट है, लैंप है जो कि इस तरीके की येलो लाइट वॉल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वॉल पे क्या है, एक पोस्टर लगा है जिसमें अलग अलग फेमस फुटबॉल प्लेयर्स की पिक्चर्स है और इसमें से पूरी एक रो कलर्ड फोटोग्राफ्स में जिसमें से 3 फोटोग्राफ्स तो फेमस प्रोडिगी यानी फेमस पर्सन की है और वो फेमस पर्सन है डैनी कैसे। तो बेसिकली बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं और 3-4 फोटोग्राफ्स तो उसमें डैनी कैसे की हैं। ओके, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। तो अब सोफी अपने भाई जियोफ से बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं डैनी कैसे से मिली। प्रॉमिस जियोफ दैट्स नथिंग टू टेल दिस देयर। तो जियोफ कहता है नथिंग टू टेल इज देयर। तो जियोफ कहता है इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है जो मैं लोगों को जाके बताऊं कि मेरी बहन डैनी कैसे से मिली। प्रॉमिस जियोफ डैड मर्डर मी। तो प्रॉमिस तो जियोफ सोफी जियोफ से कहती है कि नहीं तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। तो बेसिकली अब सोफी क्या बता रही है जियोफ को, एक और अपना सीक्रेट बता रही है और उसी सीक्रेट के लिए वो कह रही है कि जियोफ अब मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ, तुम बस किसी को बताना मत, अगर तुमने किसी को बताया तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। तो जियोफ कहता है ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तो जियोफ कहता है क्यों मर्डर करेंगे डैड तुम्हारा, जब डैड तुम्हारी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे कि सच है तो क्या मर्डर करेंगे, उन्हें कोई ट्रस्ट वस्ट नहीं है तुम्हारी बात का। प्लीज जियोफ, फिर वो अपने भाई से कहती है प्लीज जियोफ मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, तुम प्रॉमिस करो किसी को मत बताना। क्राइस्ट सोफी यू स्टिल एट स्कूल, कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, स्ट्रिंग्स यानी कि सो मेनी। तो उसकी इतनी सारी बकवास सुन के जो उसका भाई है जियोफ वो कहता है जीसस क्राइस्ट जो सोफी तुम अभी एक छोटी बच्ची हो, तुम कैसे के पीछे लगी हो, डैनी कैसे के पीछे लगी हो, उसके आसपास कितनी सारी गर्ल्स होंगी, तुम कहाँ उसके पीछे लगी हो। नो ही डजेंट। अब सोफी एक कहानी और बोलती है, बताती है नहीं नहीं उसके पीछे कोई ज़्यादा गर्ल्स नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड। जियर्ड यानी किसी को टीज करते हुए यानी किसी के मज़े लेते हुए। तो उसका भाई उसके मज़े लेते हुए बोलता है तुम्हें कैसे पता कि उसके पीछे बहुत सारी गर्ल्स नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। तो सोफी कहती है उसी ने मुझे बताया। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो जियोफ उसका भाई बोलता है वो तुमसे मिला और उसने तुम्हें पहली बार मिला और वो तुम्हें पहली बार मिलके क्या बोलता है कि मेरे पीछे बहुत सारी गर्ल्स नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है।
येस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। तो सोफी कहती है हाँ हाँ उसने मुझे बताया, और जैसा तुम लोग उसे समझ रहे हो वो वैसा नहीं है, वो बहुत क्वाइट है, बहुत शांत टाइप का इंसान है वो। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, अपेरेंटली यानी सीमिंगली, जैसा दिखाई दे रहा है। तो जियोफ कहता है जैसा मुझे दिखाई दे रहा है और जैसा तुम बता रही हो कि वो तुम्हें इतनी सारी बता रहा है, इतनी सारी बातें बता रहा है, इससे ये तो नहीं दिखता कि वो कोई क्वाइट टाइप का इंसान है। वो तुम्हें बता रहा है मैं एक शॉप खोलने वाला हूँ, वो तुम्हें बता रहा है मेरे पीछे गर्ल्स नहीं है, तो ऐसा तो कोई क्वाइट लड़के नहीं बोलते। तो उसका भाई उसको बोलता है ये सब चीज़ें। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। तो वो अपने भाई को बोलती है जियोफ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही थी वो फर्स्ट पर्सन जिसने उससे जाके बात करी, वो नहीं आया था मुझसे बात करने। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" And he looked sort of surprised. तो कहती है जब मैंने उसको देखा मैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो डैनी कैसे, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गई और मैंने बोला एक्सक्यूज मी आर यू डैनी कैसे। जब मैंने उससे बोला तो वो थोड़ा सा ऐसा सरप्राइज टाइप का हो गया। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, और उसने बोला हाँ हाँ मैं डैनी कैसे हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। तो कहती है जैसे ही उसने बोला हाँ मैं डैनी कैसे हूँ, मैं एक सेकंड में समझ गई कि हाँ ये डैनी कैसे ही है। उसका एक्सेंट सुन के, द वे ही स्पीक्स, ये सुन के मैं समझ गई कि ये डैनी कैसे ही है, क्योंकि जब हमने टीवी में उसका इंटरव्यू सुना है तो एग्जैक्टली वही वॉइस थी जो उसकी थी। तो मैं समझ गई ये पक्के में डैनी कैसे ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। फिर वो बोलती कि फिर मैंने ना अपने छोटे भाई डेरिक के लिए उससे ऑटोग्राफ मांगा कि प्लीज़ मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं, लेकिन हम दोनों के पास ना ही पेन था ना ही पेपर था। तो ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हुई। तो ये सब बातें सोफी अपने भाई जियोफ को बता रही है। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, फिर वो कहती फिर हमने कुछ नहीं थोड़ी बहुत हमने बातें करी अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयज विंडो। और किस बारे में बातें थी, क्योंकि हम लोग रॉयज शोरूम के बाहर खड़े थे जो कि क्लोथ्स का शोरूम है, उसी के हम लोग कुछ भी बातें कर रहे थे। ही सीम्ड लोनली, आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेस्ट ऑफ आयरलैंड। तो सोफी बताती है अपने भाई को कि वो बहुत लोनली लग रहा था, यानी बहुत अकेला टाइप का फील कर रहा था, क्योंकि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके, क्योंकि वो आयरिश फुटबॉलर है, तो वो कहाँ से आया है, वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया है जहाँ पे ये लोग रहते। तो कहती है शायद वो इतनी लॉन्ग जर्नी करके आया था, थक गया था, बहुत लोनली फील कर रहा था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक he would give me an autograph then. Of course, I said I would. तो सोफी अपने भाई को बताती है फिर जाते जाते वो मुझे एक चीज़ बोल के गया कि अगर मैं उससे नेक्स्ट वीक मिलने का प्रॉमिस करती हूँ तो वो नेक्स्ट वीक मुझे अपना ऑटोग्राफ देगा। और मैंने बोला हाँ हाँ मैं तुमसे बिल्कुल मिलूंगी। एज इफ ही नेवर शो अप। तो जियोफ बोलता है और तुम्हें लगता है कि वो सच में आएगा अगले हफ्ते और तुमसे मिलेगा? यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो सोफी कहती है अब तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना ही पड़ेगा जियोफ, और तुम नहीं करोगे क्या मेरी बात का विश्वास? तो ये सब अपने वो भाई से करिए। अब ये जो पूरी कहानी है कि वो लोनली दिख रहा था, वो दूर से ट्रैवल करके आया था, उसने मुझसे बोला नेक्स्ट वीक आके मिलना, ये कुछ भी रियलिटी नहीं है, ये कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ सोफी का इमेजिनेशन है, क्योंकि वो डैनी कैसे एक बड़े से सेलिब्रिटी को, फुटबॉल प्लेयर को पसंद करती, तो उसके दिमाग में उसको लेके बहुत सारी फैंटेसीज है, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें रियलिटी नहीं है। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arms into it. She wished he paid more attention to his appearance. फिर ये सब बातें उसने कर ली अपनी बहन से जियोफ ने। फिर उसने dragged यानी कि pulled, फिर वो अपना मैकेनिक के काम से उठा और चेयर पे इस तरीके से जो उसका ब्लैक लेदर जैकेट पड़ा था उसने उठाया और अपना एक आर्म डाला उस जैकेट में। तो जब ये देखती है सोफी अपने भाई को तो वो सोचती है कि मेरा ब्रदर कितना स्मार्ट है, कितना टॉल है, लेकिन उसको अपने अपीयरेंस पे अटेंशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छा दिखाई दे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, और वो सोचती है कि मेरा भाई अपने कपड़ों पे और ध्यान दे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो सोचती है मेरा भाई कितना टॉल है, कितना स्ट्रॉन्ग, उसका इतना बढ़िया सा डार्क फेस है, हैंडसम है। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड। और बस जियोफ अपना जैकेट पहनते हुए जब वहाँ से जाता है तो वो अपनी बहन को बोलता है कि जो तुमने मुझे अभी बातें बताई है ना, ये इस दुनिया की सबसे अनलाइकलीस्ट थिंग है जो मैंने सुनी है, यानी सबसे अनएक्सपेक्टेड और डाउटफुल। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि तुम कितनी बकवास बातें कर रही हो मुझसे। तो ये सब वो अपनी किससे बोलता है, अपनी बहन से बोलता है जियोफ।
ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड वहाँ की फुटबॉल टीम का नाम है। तो हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी सोफ़ी, उसके दोनों भाई और उसके फादर का प्लान बनता है कि हम लोग ये फुटबॉल मैच देखने जाएंगे। पिलग्रिमेज मतलब, पिलग्रिमेज का रियलिटी में मतलब ये होता है कि जब आप कोई रिलीजियस जर्नी पे जा रहे हो, यानी कोई यात्रा पे, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर पिलग्रिमेज का मतलब ये है दैट डिवोशन टुवर्ड्स फुटबॉल मैच, क्योंकि वो हर साल हर हफ्ते जाते ही हैं फुटबॉल मैच देखने। तो इस साल भी इस हफ्ते भी वो लोग सैटरडे को जा रहे हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल। जियोफ एज ऑलवेज वेंट टू हिज मेट्स हायर अप। मेट्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। तो हर बार की तरह जो ये गोल है जहाँ पर गोल डालते हैं, उसकी पीछे वाली सीट्स पे सोफ़ी, उसके फादर और उसका भाई डेरिक थे। और जो ऊपर की सीट्स हैं, जो ऊपर की जो सीट्स थी, वहाँ पर हर बार की तरह जियोफ अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ गए। और ये लोग आए थे मैच देखने, किसका? डैनी कैसे का। और वो किस टीम का था? यूनाइटेड नाम की टीम का था वो प्लेयर। United won 2-0 and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. तो क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जो मैच है वो 2-0 से यूनाइटेड टीम जीत गई है। यानी कि यूनाइटेड टीम जिसमें डैनी कैसे था, उनको 2 पॉइंट्स मिले थे और जो अपोजिट टीम थी वो 0 पॉइंट्स पे थी, यानी उनको 0 पॉइंट्स मिले थे। और जो सेकंड गोल था वो डैनी कैसे ने ही किया था और वो बहुत इनोसेंट लग रहा था और वो आयरिश जीनियस लग रहा था जब वो खेल रहा था। और ये सब चीज़ें सोफ़ी देख रही थी उसको। और उसने कैसे किया सेकंड गोल, उसने कैसे मारा? ये 2 डिफेंडर्स थे, एक डिफेंडर ये और एक डिफेंडर ये, दोनों उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे और उसको गोल नहीं मारने दे रहे थे। लेकिन जो ये ब्लू टीम में है, ये आपका डैनी कैसे था, उसने उन डिफेंडर्स को डिफीट करते हुए, पेनल्टी एरिया से निकालते हुए एक जोर से 12 यार्ड्स दूर, यानी 12 कदम दूर से उसने किक मारा और बॉल गोल में चली गई और वो लोग जीत गए। जब वो इस तरीके से इन दोनों डिफेंडर्स को बॉल पास नहीं कर रहा था, उसके फादर वहाँ से चिल्ला रहे थे कि पास इट। वो बेसिकली जैसे मैच देखते हैं और एक्साइटेड होते हैं, वो इस तरीके से एक्साइटेड हो रहे थे। सोफी ग्लोड विद प्राइड। जैसे ही डैनी कैसे ने सेकंड गोल मारा और उनकी टीम जीत गई, सोफी के पूरे गाल पिंक हो गए, वो ब्लश करने लगी और उसको प्राउड फील होने लगा डैनी कैसे के ऊपर। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटैटिक। जियोफ क्या हो गया? वो एक्सटैटेड हो गया, यानी वो भी बहुत जॉयफुल हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया कि हमारी टीम जीत गई। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। अब मैच हो गया, ये लोग खुश हो गए। अब ये लोग सब बस में बैठ के वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। बस में बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। तो सोफ़ी ने सुना कि बस में बैठे हुए एक इंसान बोलता है, काश जो डैनी कैसे है वो इंग्लिश मैन होता और आयरिश नहीं होता, यानी आयरलैंड से बिलोंग नहीं करता, इंग्लिश मैन होता, यहाँ की कंट्री का होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। तो जब सब लोग घर आ गए मैच देख के, तो सोफ़ी का जो छोटा भाई है डेरिक, वो अपनी मदर को बताता है कि देखना मदर, आयरलैंड ही मैच जीतेगी, फुटबॉल का मैच जीतेगी। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। और उसके फादर तो इतना खुश थे कि आयरलैंड मैच जीत गई, तो वो सेलिब्रेशन करने के लिए पब चले गए थे। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जैंसी सेड नेक्स्ट वीक। तो अब यहाँ पे जो है एक सीन खत्म होता है और दूसरा सीन स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट डे की स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जैंसी, जो कि सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड और क्लासमेट है, वो दोनों वॉक कर रहे हैं, स्कूल से वापस घर आ रहे हैं। तो जैंसी क्या बोलती है, व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, तुम ये सब क्या बता रही हो सोफ़ी, हम सब लोग सुन रहे हैं। तो सोफ़ी कहती है, अबाउट व्हाट, क्या बताया मैंने तुम्हें। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे। तो जैंसी उसकी फ्रेंड बोलती है सोफ़ी को कि तुम्हारे बड़े भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। This wasn't an inquisition, just Jancy being nosy. Inquisition का मतलब क्या है? किसी बारे में इन्वेस्टिगेशन। और नॉजी का मतलब क्या होता है? क्यूरियस, जानने की इच्छा। तो जैंसी जो है वो सोफ़ी से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, वो सिर्फ जानने के लिए क्यूरियस थी कि ऐसी क्या बात है जो वो डैनी कैसे से मिली। बट सोफ़ी वॉज स्टार्टल्ड,
उसकी ये बात सुन के सोफी स्टार्टल्ड हो गई, यानी कि एकदम शॉक में आ गई कि मैंने तो ये बात सिर्फ जियोफ को बताई थी, ये बात जैंसी को कैसे पता चली कि मैं डैनी कैसे से मिली। ओ दैट, तो फिर सोफी कहती है अच्छा अच्छा वो बात, ओके। जैंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, यस दैट। तो जैंसी जो है वो फ्राउन करती है, यानी कि थोड़ा अजीब सा एंग्री फेस बनाती कि अच्छा इससे मैं पूछ रही हूँ कोई बात, ये कवर करने की कोशिश करी, अच्छा अच्छा वो बात, ऐसा ऐसा मुझसे बोल रही है। तो जैंसी बोलती है हाँ वो बात, बताओ मुझे क्या है वो बात। तो सोफी कहती है वेल यस आई डिड। वो बोलती है हाँ मैं आई डिड, यानी मैं मिली थी डैनी कैसे से, हाँ मिली थी मैं। क्योंकि यहाँ पे सोफी अपनी बात बताना नहीं चाह रही जैंसी को, इसलिए थोड़ा कवर कर रही है। यू नेवर डिड, जैंसी एक्सप्लेन्ड। तो जैंसी कहती है तुम कभी नहीं मिली डैनी कैसे से, कब मिली तुम डैनी कैसे से। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। अब सोफी गुस्से से ज़मीन पर ऐसे देखने लगी, क्योंकि उसकी बात सामने आ गई उसकी फ्रेंड की, वो बताना भी नहीं चाहती थी और वो बोल रही है मैं मिली थी और वो उसकी बात का बिलीव भी नहीं कर रही है। डैम दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग एंड नॉट अ जैंसी थिंग। तो वो ज़मीन पे देख रही है सोफी और उसको गुस्सा आ रहा है। वो सोच रही है कि ये जियोफ थिंग था, यानी कि ये जो बात है ये मेरे और जियोफ के बीच का सीक्रेट थी। दिस इज़ नॉट अ जैंसी थिंग, यानी ये जैंसी के मतलब की बात नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि जियोफ ने ये बात जैंसी के ब्रदर को बताई और उसके ब्रदर ने जैंसी को बता दी, तो ये बात उसकी फैल गई। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। तो सोफी सोचती कि ये एक स्पेशल बात थी जो सिर्फ मेरे और मेरे भाई जियोफ के बीच की थी, उसने क्यों बताई उसके भाई को। समथिंग सीक्रेट, वो कहती है ये एक सीक्रेट बात थी। इट वॉजंट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये जैंसी के बारे में बात नहीं थी, जैंसी को बताने वाली बात नहीं थी। तो उसको बेसिकली अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। टेल गॉकी जैंसी समथिंग लाइक एंड दैट द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। गॉकी मतलब ग्रेसलेस। तो वो बेसिकली गुस्से में जैंसी के बारे में सोच रही कि जैंसी बहुत ग्रेसलेस है, यानी कि बहुत बेहुदी लड़की है। तो वो सोच रही है कि जैंसी को कोई भी बात बताओ, वो ऐसी लड़की कि पूरे नेबरहुड में, पूरे मोहल्ले में, पूरे नेबर्स को बात फैला देती, वो इस टाइप की बात है। डैम दैट जियोफ वाज नथिंग स्कैर्ड, नथिंग सेक्रेड। तो वो जियोफ के बारे में सोचती कि इस जियोफ के ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसने कोई सीक्रेट नहीं रखा और इसको कभी नहीं बताना चाहिए, मैं इस पर कितना ट्रस्ट करती थी। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, और वो सोचती है कि ये सीक्रेट था, उसने कैसे बताया उसको। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। तो सोफी जो है वो जैंसी को बोलती कि देखो मैंने अब तुम्हें बता दिया ना कि हम लोग, मैं डैनी कैसे से मिली थी, तो ये सीक्रेट है। तो सोफी कहती है, जैंसी कहती है आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट, कि मैं तुम्हारी सीक्रेट बात सीक्रेट ही रखूंगी, तुम्हें पता है ना, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हारी बात। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, there'll be a right old row if my dad gets to hear about it. रो का मतलब क्या होता है, so much of noise, या लड़ाई या झगड़ा। तो सोफी जैंसी से कहती है कि देखो मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली थी, लेकिन अब तुम्हें पता चल गई तो ठीक है, और तुम्हें पता है कि मेरे डैड को अगर ये बात पता चली कि मैं डैनी कैसे से मिली हूँ तो बहुत वो गुस्सा होगा और गुस्सा होंगे और मेरे घर में एक रो हो जाएगा। रो यानी बहुत लड़ाई झगड़ा, और जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है। जैंसी ब्लिंक्ड, a row? I have thought he'd be chuffed as anything. Chuffed यानी कि cheerful, यानी जो इंसान खुश रहता है। तो जैंसी ब्लिंक करती है, यानी आंख मारती है सोफी को और कहती है अ रो, तुम्हारे घर में एक लड़ाई एक झगड़ा, मुझे तो लगा कि तुम्हारे फादर बहुत cheerful है, बहुत खुश हैं। She realized then that Jhansi didn't know about the date bit. Geoff hadn't told about that. She breathed more easily. तो जैसे ही जैंसी ने ये बोला कि यार रो तुम्हारे घर में एक लड़ाई झगड़ा, मुझे तो लगा तुम्हारे फादर बहुत चीयरफुल है, ये बात सुन के सोफी को ये बात कंफर्म हो गई कि जियोफ ने सब बातें बताई हैं, लेकिन एक चीज़ छोड़ दी, उसने वो डेट वाली बात नहीं बताई कि मैं कुछ दिनों बाद या नेक्स्ट वीक डैनी कैसे से मिलने वाली हूँ। तो ये सुन के वो बहुत शांत हो गई, उसने सांस ली, ब्रीद लिया कि चलो एटलीस्ट सब बताया उसने, एक चीज़ तो नहीं बताई कि एटलीस्ट मैं डेट पे मिलने वाली हूँ डैनी कैसे से। So Geoff hadn't let her down after all. He believed in her after all. तो इससे ये समझती है कि वो चलो जियोफ ने मुझे लेट डाउन नहीं किया, मुझे इतना तो नहीं किया कि सब कुछ बता दिया, उसने एटलीस्ट ये चीज़ तो छोड़ दी कि चलो नेक्स्ट वीक मैं क्या करने, मैं ये नहीं बताया एटलीस्ट कि मैं नेक्स्ट वीक डैनी कैसे से मिलने वाली हूँ। और अब फिर से वो ट्रस्ट कर रही है कि चलो ठीक है, ये बताने लायक इंसान है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट। तो वो सोच रही है
सोफ़ी की कुछ चीज़ें तो सीक्रेट होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं. इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली. आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन सो इट वॉज नो गुड. हाउ मच हैड जियोफ सेड. तो फिर वो एक पूरी कहानी जो सोफ़ी है वो जैंसी को बताती कि वो कैसे मिली थी. तो उसने वही बताया कि अरे कुछ नहीं, हम लोग उधर गैलरी में उधर आर्केड में मिले और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा और फिर हमने देखा कि हम दोनों के पास ना पेपर है ना पेन है. तो बस ऐसी हमारी बात स्टार्ट हो गई. फिर वो पूछती फिर जियोफ ने तुम्हें और क्या बताया. कौन पूछता है ये? सोफ़ी पूछ रही है जैंसी से. जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर. तो जैंसी कहती है ओ गॉड जीसस, काश मैं भी वहाँ होती तो मैं भी डैनी कैसे से मिल लेती. ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट. यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज. मिजरी यानी कि डिस्कम्फर्ट. तो वो कहती है देखो तुमने मेरी बात का बिलीव कर दिया, लेकिन मेरे जो डैड हैं वो बिल्कुल इस बात का मेरा बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बताना चाहती कि मैं अब डैनी कैसे से मतलब कि मैं डैनी कैसे से मिली. और तुम्हें पता ही है वो कितने मिजरी यानी कितना परेशान करते हैं, घर में चिल्लाते हैं और नॉइस क्रिएट करते हैं. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर होम्स asking him what's all this about डैनी कैसे. he would murder me. तो वो सोफ़ी जो है वो जैंसी से कहती है और एक चीज़ जो है मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो ये है कि जैसे ही दुनिया को पता चलेगा कि मैं डैनी कैसे से मिली तो बहुत सारे क्राउड और लोग, न्यूज़ रिपोर्टर्स मेरे घर के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे डैनी कैसे के बारे में कि वो कैसा दिखता है, आपने कब मिले, कैसी आपने बात करी उससे, ये सब चीज़ें पूछेंगे. और अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए मेरे घर के बाहर तो माई डैड वुड मर्डर मी. मेरे डैड मेरा मर्डर कर देंगे. एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो. तो वो कहती है और तुम्हें तो पता ही है जैंसी कि मेरी बेचारी मदर कैसी हो जाती है जब हमारे घर में एक रो होता है, यानी कि फाइट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि मेरी मम्मी बेचारी बहुत सीधी है, वो कुछ बोल नहीं पाती. तो ये सब चीज़ें वो बता रही है अपनी फ्रेंड जैंसी को. जैंसी सेड हश्ड यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट. हश्ड यानी कि किसी को हम बोलते हैं क्वाइट. तो क्योंकि सोफ़ी इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे रही है जैंसी को कि अरे ऐसे वैसे, तो तुम प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना, मेरे पापा मेरा मर्डर कर देंगे, मेरी मम्मी बेचारी कैसे हो जाती है, घर में लड़ाई होती है. तो ये सब चीज़ें सोफ़ी जैंसी को बता रही है और फिर जैंसी कहती है हश, मतलब चुप हो जाओ यार, ठीक है, इट्स ओके, मैं नहीं बताऊँगी तुम्हारी बात किसी को, ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊँगी. सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ और यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करती हूँ. और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक जो क्लास 12 की बुक है उसका लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस का पार्ट नंबर 2. अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और पार्ट नंबर 1 देख के आइए ताकि आपको पार्ट नंबर 2 ईजी से अच्छे से समझ में आए. सो पार्ट नंबर 1 में जो मैंने लास्ट में कवर किया उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. हमने लास्ट में ये देखा था कि जो सोफ़ी है उसके भाई ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के भाई को उसका सीक्रेट बता दिया कि मेरी बहन डैनी कैसे से मिली थी. और जब कुछ दिन बाद सोफ़ी और जैंसी मिले तो जैंसी उससे पूछती है कि अरे तुम डैनी कैसे से मिली थी, क्या चल रहा है. तो वो बहुत शॉक हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है अपने भाई पे कि उसने उसका सीक्रेट क्यों बताया. फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती तो फाइनली उसको बताना पड़ता है हाँ मैं डैनी कैसे से मिली, पर प्लीज़ तुम इस बारे में किसी को मत बताना वरना मेरे डैड मेरा मर्डर कर देंगे. ऑल्सो वो बोलती है फाइनली फिर सोफ़ी को एटलीस्ट ये पता चलता है जैंसी की बातें सुन के कि जियोफ ने सब बताया बट एटलीस्ट एक चीज़ नहीं बताई, वो ये चीज़ है कि मैं नेक्स्ट वीक डैनी कैसे से एक डेट पर मिलने वाली हूँ. तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि चलो एटलीस्ट मेरे भाई ने ये चीज़ तो नहीं बताई सोफ़ी जैंसी और उसके भाई को. तो बस फिर लास्ट में जैंसी बोलती है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं बताऊँगी तुम्हारा सीक्रेट, शांत हो जाओ तुम. और अब हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाई द कनाल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. अब जैंसी से वो मिल चुकी है, जैंसी अपने घर चली गई, अब डार्क हो रहा है यानी शाम का समय हो रहा है और शी वॉक्ड यानी कि कौन, शी सोफ़ी कनाल की तरफ वॉक करके गई. कनाल क्या होता है, वाटरवे, इस तरीके का कुछ, यानी बीच में ऐसा पानी होता है और दोनों तरफ क्या होता है, सिटी होती है, यानी शहर के बीचों बीच जब पानी बहता है, नदी एक बहती है तो उसे हम कनाल कहते हैं. और यहाँ पे पाथ होता है यानी कि चलने का रास्ता होता है, लोग यहाँ पे चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बेंच पर बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ. तो अब शाम हो गई, वो वॉक करके कैनाल की तरफ गई और एक शेल्टर्ड पाथ था यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ थे और काफ़ी शेल्टर था, छाँव थी और वो उसके नीचे यहाँ से चलती हुई जा रही थी. और वहाँ पे छोटे छोटे लैम्प्स जले थे जिसमें ग्लेयर ऑफ लैम्प्स थी.
वो एंड द फ्रॉम द वॉर्फ अक्रॉस द वाटर, वॉर्फ क्या होता है, डॉक, वो जगह जहाँ पे शिप्स लोड और अनलोड करी जाती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो वॉक करती हुई किस तरफ गई, वॉर्फ की तरफ, यानी उस जगह की तरफ जहाँ पे शिप्स लोड एंड अनलोड होती हैं। और जैसे जैसे वो वॉर्फ की तरफ यानी कि इस शिप्स डॉक की तरफ, ये जो शिप्स जहाँ लोड एंड अनलोड होती है जिस तरफ वॉक करती हुई जा रही थी, तो सिटी का जो आवाज़ थी, जो शहर की जो इतनी डिस्टर्बेंसेस होती है वो मफल्ड हो रही थी, यानी कि लो साउंड, धीरे धीरे साइलेंस हो रहा था, क्योंकि एक तो रात भी हो रही थी, शाम का समय था, वो सिटी से दूर भी जा रही थी, तो शहर का डिस्टर्बेंस धीरे धीरे साइलेंट होता जा रहा था। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफ्टन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, तो वो उस तरफ जा रही थी जहाँ पर बचपन में वो हमेशा आया करती थी और वहाँ पे वो खेलती थी, खेलने आती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स केम, शी सैट डाउन देयर, तो वो वॉक करते करते जाके एक वुडन बेंच, एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गई, जो कहाँ था, सॉलिटरी एल्म में। सॉलिटरी मतलब, सॉलिटरी एल्म का मतलब अकेला ट्री खड़ा होता है। एल्म क्या होता है, एल्म एक टाइप का टॉल ट्री होता है, और सॉलिटरी एल्म यानी कि ये जो ट्री अकेला खड़ा हुआ था और उसके आसपास कोई दूसरे पेड़ पौधे नहीं थे। तो इस तरीके से एक अकेला ट्री था, उसके नीचे एक वुडन बेंच थी और वो सोफी वहां जाके चुपचाप साइलेंस में बैठ गई। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, तो उसने क्या सोचा, ये अगर मैं किसी से मिलूं तो ये जगह परफेक्ट प्लेस है किसी से मिलने की। और फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, तो वो सोचती है कि जिन दो लोगों को अगर कभी प्राइवेट में कभी अकेले में मिलना हो और ऑब्जर्व ना हो, यानी कोई उन्हें देखे ना, तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है किसी से मिलने की। शी न्यू ही वुड अप्रूव, ही का मतलब कौन, डैनी कैसे, तो वो सोचती है जब डैनी कैसे मुझसे यहाँ पर मिलने आएगा ना, तो उसे भी ये जगह बहुत पसंद आएगी और वो इस जगह को अप्रूव कर देगा। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, और अब सोफ़ी क्या कर रही है, सोफ़ी इमेजिन कर रही है कि अब डैनी कैसे उससे यहाँ पर इतनी बढ़िया सी रोमांटिक जगह पर मिलने आएगा उससे। तो वो सोचती है और वो इमेजिन करती कि डैनी कैसे आ रहा है उससे मिलने, वो इमेजिन करने लगी। शी वॉच्ड अलॉन्ग द कैनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, तो वो एक्साइटेड होने लगी कि वो डैनी कैसे देखना अब शैडोज में से यानी पेड़ में से ऐसे निकल के आएगा बाहर और मिलेगा मुझसे, वो इमेजिन करने लगती है ये सब चीज़ें। Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming। अब बहुत देर तक सोफ़ी वहाँ बैठी रही, इमेजिन करती रही कि डैनी कैसे आएगा, हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, बहुत इमेजिन करती रही, लेकिन बहुत टाइम इलैप्स हो गया, यानी बहुत टाइम वहाँ पे पास हो गया, बीत हो गया, और फाइनली उसने रियलाइज़ किया कि कोई नहीं आ रहा मिलने, कोई डैनी कैसे वैसे आ नहीं रहा मिलने, ये तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है वो आ नहीं रहा। तो वो अपने थॉट्स को बैलेंस करने लगी, क्योंकि एक तरफ वो सोच रही है कि कोई आ रहा है मिलने, इमेजिन करिए, और दूसरी तरफ कोई आ ही नहीं रहा, तो वो बैलेंस करने लगी और उसको क्या होने लगा, दुख फील होने लगा, सैडनेस फील होने लगी कि कोई नहीं आ रहा मिलने, मैं कब से अकेले यहाँ बैठी हुई हूँ। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing। फिर भी वो उसको दुख हो रहा है, फिर बैठी भी हुई है, फिर इमेजिन करी कि चलो मैं यहाँ बैठी हूँ, और वो अपने आप से बोलती है कि काश डैनी कैसे आ जाए, वो आएगा, हम साथ बैठेंगे, और ये भी फील कर रही है कि टाइम धीरे धीरे पास हो रहा है लेकिन कोई आ नहीं रहा। तो वो बेसिकली फील कर रही है कि चलो डैनी कैसे आएगा, हम मिलेंगे, लेकिन ये भी नोटिस करिए कि टाइम बीतता जा रहा है और कोई आ नहीं रहा। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी, पैंग्स यानी कि शार्प पेन, जो बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे हम शार्प पेन कहते हैं। तो वो क्या फील करिए, पैंग्स, एक तरफ वो विश करिए कि डैनी कैसे आ रहा है, इमेजिन कर रही है कि हम मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उसको दुख हो रहा है क्योंकि टाइम बीत रहा है और कोई आ ही नहीं रहा मिलने। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, यानी वो वॉच करिए, वो उसका वेट करिए, लेकिन उसके आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है यहाँ पे उसको। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम। फिर अब उसको ये भी याद आ रहा है वहाँ अकेले बैठे बैठे कि कैसे जियोफ ने उसको बोला था, उसके भाई ने, कि कोई डैनी कैसे वैसे तुमसे मिलने नहीं आने वाला, और कैसे उन लोगों ने मुझे बिलीव नहीं किया था, मेरी बात पे बिलीव नहीं किया था जब मैंने उन्हें बताया था कि डैनी कैसे आएगा मिलने, और अब रियलिटी में वो वेट करी और वो आ नहीं रहा। तो ऐसा थोड़ी था कि डैनी कैसे आया तो उसने प्रॉमिस किया था हम इस डेट को मिलेंगे, नहीं, ये तो सिर्फ सारी इमेजिनेटिव मनगढ़ंत बातें हैं सोफ़ी की। आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जब घर जाऊँगी तो मैं सबको क्या बोलूँगी, जियोफ को क्या बताऊँगी कि कोई नहीं आया मिलने। बट वी नो हाउ इट वॉज, डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग।
फिर वो अपने आप को बैलेंस करती है, अपने थॉट्स के लिए सोचती है कि हाँ ठीक है ना, भले जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे तो पता है ना कि इट्स ऑल अबाउट डैनी एंड मी, कि कैसे डैनी और मैं मिले थे, कैसे हम कैसे मेन थिंग थी, यानी कि कैसे हमारी अपनी मीटिंग प्लान हुई थी, ये तो हम तो मिले हैं। तो ऐसा ये सब फिर इमेजिन कर रही है, यानी कि अपनी सैडनेस को वो अपने अंदर क्या कर रही है, अलग अलग तरीके से रीजंस देके खुद को मना रही है कि डैनी कैसे और मैं तो है। मतलब हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, फिर वो सोचती है मैं क्या कर सकती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट, दिस नोइंग आई नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। डिस्पॉन्डेंट यानी डिसहार्टेंड, जब आप डिसहार्टेंड, आपका दिल टूट जाते हैं या आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, वो तो वो कह रही है कि ऑन द सेम टाइम मैं डिस्पॉन्डेंट फील कर रही हूँ, यानी बहुत मेरा दिल टूट गया ये सोच के कि मैं उनको कभी नहीं बता पाऊंगी कि वो लोग गलत हैं, वो लोग मुझ पर डाउट कर रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं तो डैनी कैसे से मिली थी, वो कोई डैनी कैसे से नहीं मिली थी, उसमें अपनी इमेजिनेशन है, वो बुरा फील कर रही है, तो बुरा फील करने के लिए अपने आप को कन्विंस करिए कि हाँ हाँ जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, डैनी और मैं मिले, हम कैसे, हमने हमारी मीटिंग प्लान करी, ये सब चीज़ें वो फालतू में अपने लिए ऐसा सोच रही है। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. अब वो वेट कर रही है, अभी भी पूरी रात, अंधेरा ऑलमोस्ट होने को हो गया है, कोई नहीं आ रहा उससे मिलने। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, रेजिग्नेशन यानी कि डिपार्चर, लीविंग द प्लेस। और फाइनली उस बहुत रात हो गई, कोई नहीं आया मिलने, फाइनली उसने डिसाइड किया कि अब मैं इस जगह को छोड़ती है, घर की तरफ चलती हूँ, बिकॉज इट्स टू लेट नाउ, क्योंकि अब कोई नहीं आया मिलने। नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट, और अब उसको बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है क्योंकि कोई नहीं आया, वो बिना मिले ही किसी से वापस घर ऐसे ही जा रही थी। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, वो कहती है अब मेरे ऊपर बोझा हो गया, पूरी लाइफ टाइम मुझे अभी सैडनेस अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी कि अरे कभी मैं किसी से मिलने गई थी, कोई नहीं आया, वेट करते करते मैं वापस आ गई, तो ये लाइफ टाइम इस सैडनेस का जो वेट है, जो बर्डन है, मुझे कैरी करना पड़ेगा। Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. तो वो सोचती मैं इतनी देर बैठी रही कि कोई आएगा मुझसे मिलने, कोई नहीं आया, और फ्यूचर में मतलब आने वाली मेरी लाइफ में मुझे ये बर्डन कैरी करना पड़ेगा कि मैं गई थी कभी किसी से मिलने और कोई मुझसे मिलने ही नहीं आया। They of course will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head remembering how it was. तो वो सोचती है दे यानी जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बोलती है वो लोग तो हमेशा ही मुझ पर डाउट करेंगे कि मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही हूँ, कभी मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि मैं तो हमेशा ही झूठ बोलती रहती हूँ, बट फिर भी मुझे अपना हेड होल्ड करके स्ट्रांगली खड़े रहना है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। अभी डैनी कैसे से मिली नहीं थी, इसका सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, फैंटेसी है इसकी। Already I envisaged the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him he didn't come, that Danny, and then he'll fly out and slam the door. Envisage करना यानी प्रिडिक्ट करना पहले से कि ऐसा ऐसा होगा। तो जब वो वॉक करते करते घर की तरफ जा रही है तो वो एनविसेज कर रही है, यानी कि प्रिडिक्ट कर रही है, ऐसा अज्यूम करी कि जब मैं घर जाऊंगी मैं अपना डिसअपॉइंटेड फेस यानी कि इतना अपना ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेके जाऊंगी और जियोफ को बताऊंगी कि डैनी कैसे नहीं आया, तो वो क्या होगा, वो भी बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि वो गुस्से में अपने कमरे का दरवाज़ा स्लैम यानी एकदम दरवाज़ा ठोक के निकल जाएगा गुस्से में कि देखा मैंने कहा था वो नहीं आएगा और तुम फिर भी गई। तो ये सब वो इमेजिन करी कि जब मैं घर जाऊंगी तो ऐसा होगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी। तो फिर से वो अपने आप को कह रही है सोफी कि पर ठीक है ना, जो भी है, मुझे तो पता है ना कि डैनी और मैं मिले थे, हमने कितना एंजॉय किया, कितनी बातें करी। इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, बट ऑन दी अदर हैंड उसको ये फील हो रहा है कि मैं मिलने गई थी और कोई मिलने नहीं आया, तो ये सैडनेस तो वो फील कर रही है। अपने आप को मना ज़रूरी है, कन्विंस ज़रूर करी कि हाँ ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये सैडनेस वो एक्चुअली में फील कर रही है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, क्रम्बलिंग यानी कि ब्रोकन, टूटी फूटी सीढ़ियाँ। तो जैसी वो टूटी फूटी सीढ़ियाँ टूटी फूटी सीढ़ियों को चढ़ के वापस स्ट्रीट घर के रास्ते की तरफ जा रही थी। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। तो वो जब घर की तरफ जा रही थी तो उसने उस पब को क्रॉस किया जहाँ पे उसके फादर यूनाइटेड की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, और उसने देखा कि उसके फादर की जो साइकिल है वो दीवार पे ऐसे बैलेंस करके से टिक कर खड़ी हुई है उसके फादर की साइकिल। एंड वॉज ग्लैड
ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। तो उसने देखा कि मतलब मेरे फादर की साइकिल यहाँ खड़ी है, मतलब मेरे फादर अंदर है, और वो खुश हो गई कि चलो फादर यहाँ पर है, ताकि मैं जब घर जाऊँ और ये वाली बात बताऊँ कि डैनी कैसल नहीं मिला है और जियोफ गुस्सा करेगा तो ये चीज़ एटलीस्ट मेरे फादर नहीं देखेंगे और मैं उनकी डांट से बच जाऊँगी। तो वो खुश थी कि चलो फादर घर के बाहर ही है, मैं उनसे पहले घर पहुँच जाऊँगी। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसे? He was glad. Excuse me, but aren't you Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him again outside Roy's. अब जब वो पब को क्रॉस करके घर की तरफ जाती है तो बीच में वो आर्केड भी आया, यानी वो गैलरी, वो मार्केट भी आया जहाँ पर उसने इमेजिन किया था कि वो डैनी कैसे से मिली थी। अब वो क्या कर रही है, जब उस आर्केड, उस रॉयस के क्लोथ्स के शोरूम को पास करी तो फिर से वो चीज़ इमेजिन कर रही है, वही पुरानी स्टोरी जो उसने सबको बताई थी, वो फिर से इमेजिन करती है कि वो क्या बोलती है डैनी कैसे को, एक्सक्यूज मी आर यू डैनी कैसे? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेंस्ट आउटसाइड रॉयस। तो वही जगह को क्रॉस करते टाइम वो पुरानी चीज़ें सब इमेजिन करती है। ही टर्न्स रेडिंगली स्लाइटली, रेडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लश, और जैसे ही पूछती है सोफी उससे कि आप डैनी कैसे हो तो वो ब्लश करते हुए, शर्माते हुए कहता है यस दैट्स राइट, मैं डैनी कैसे हूँ। तो अभी दोबारा नहीं हो रहा, यानी जो पुराना उसने इमेजिन किया था वो फिर से वो इमेजिन करना स्टार्ट कर लेती, क्योंकि वो उस रॉयस की जो शोरूम है उसको क्रॉस करती घर जाते टाइम। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। अब वो इमेजिन करी कि वो मुझे यहाँ मिला है और मैं उसको बोल रही हूँ कि हम तो आपको हर हफ्ते देखने आते हैं और अपनी फैमिली के साथ में मैच देखने आते हैं और आप तो बहुत ग्रेट खेलते हो। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। तो वो उससे बोलता है अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। तो फिर से वो इमेजिन करती कि वो उससे ऑटोग्राफ मांगती कि आप मुझे ऑटोग्राफ दोगे, और जो उसकी आंखें हैं वो सेम लेवल हैं सोफ़ी की आंख के, यानी कि दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कि सोफ़ी ने पहले भी अपनी इमेजिनेशन में देख के बताया था कि वो इतना टॉल नहीं है। His nose is freckled, उसका नोज कैसा है, फ्रेकल्ड है, यानी कि पेल कलर का, येलोइश पेलिश कलर का है, और उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइडर, उसका नोज थोड़ा सा ऊपर की तरफ, स्लाइटली ऊपर की तरफ है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन देम, और जब वो स्माइल करता है बहुत शर्माते हुए, शाइली स्माइल करता है, और उस टाइम उसके क्या दिखते हैं, उसके टीथ दिखते हैं। एक्सपोजिंग मीन्स टू शो, उसके टीथ दिखते हैं, और कैसे हैं उसके टीथ, उसके टीथ के बीच में, दांतों के बीच में गैप्स हैं। तो ये सब चीज़ें रियलिटी में नहीं हो रही, ये सब चीज़ें अपने आप सोफी फिर से इमेजिन कर रही है क्योंकि वो उस जगह को क्रॉस कर रही है। His eyes are green, उसकी आंखें ग्रीन है। एंड when he looks straight at you, they seem to shimmer, और जैसे ही उसकी आंखें आपको देखती हैं, यानी सोफी को देखती है, तो उसकी आंखें शिमर करती हैं, यानी चमकती हैं। They seem gentle, almoस्ट afraid, और उसकी आंखें बहुत जेंटल हैं और थोड़ी सी अफ्रेड, उसकी आंखें देख के लगता है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। लाइक अ गैजल्स, और उसकी आंखें कैसी हैं, गैजल जैसी हैं। गैजल क्या होता है, एन एशियन अफ्रीकन एंटीलोप, इस तरीके का एक एनिमल होता है जो एशियन अफ्रीकन होता है। इसकी आंखें बहुत सुंदर होती है, तो इसकी आंखों से कंपेयर कर रही है सोफी डैनी कैसे की आइज़ को, कि जितनी एक गैजल की आइज़ ब्यूटीफुल होती है उतनी ब्यूटीफुल आइज़ डैनी कैसे की भी थी। एंड यू लुक अवे, यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल। फिर वो कहती है कि फिर मैं इधर उधर देखने लग गई और डैनी कैसे मुझे नोटिस करने लगा। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और जैसे ही आप इधर उधर देखते हो तो डैनी कैसे मुझे नोटिस करता है, फिर मैं अगेन डैनी कैसे को देखती हूँ तो वो ब्रेथलेस हो जाता है, यानी कि उसको अजीब लगने लगता है कि सोफी ने नोटिस कर लिया कि डैनी कैसे उसको नोटिस कर रहा है। तो ये सब कुछ रियलिटी में नहीं हो रही, ये पूरी कहानी सोफी इमेजिन कर रही है। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, यू रियलाइज यू हैवंट ईदर। फिर वो कहती है कि जब मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा तो उसने बोला कि मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई पेन है, और फिर सोफी ने भी रियलाइज किया कि उसके पास भी कोई पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से। फिर वो सोचती कि मेरे भाई कितना सॉरी फील करेंगे कि उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस। मेलोडियस यानी कि म्यूजिकल, बहुत ही अच्छी आवाज़। तो फिर वो कहती कि फिर मैं बहुत देर तक वहाँ वेट करती रही आर्केड में, यानी उस गैलरी वाले मार्केट में, और बहुत देर तक खड़ी रही और इमेजिन करती रही, सोचती रही कि उसकी वॉइस, डैनी कैसे की वॉइस कितनी अच्छी है। उसकी आंखें बिल्कुल शाइन कर रही थी और ग्रीन कलर की थी उसकी आइज़, नो टॉलर दैन यू, और कि वो ज़्यादा टॉल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो सोच रही कि जब मैं ये सब चीज़ें अपने भाइयों को बताऊंगी तो वो कितना सॉरी फील करेंगे कि उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया।
नो बोल्डर दैन यू, यानी कि उनकी हेल्थ हाइट बिल्कुल सेम थी, किसकी, डैनी कैसे और सोफी की। द प्रोडिगी, तो ये प्रोडिगी किसको बोल रही है, वो कह रही है कि डैनी कैसे एक प्रोडिगी है, यानी कि एक बहुत फेमस इंसान है, फेमस फुटबॉलर है। द इनोसेंट जीनियस, और वो बहुत इनोसेंट भी है और जीनियस भी है, यानी बहुत होशियार है। द ग्रेट डैनी कैसे, और वो कहती है कि डैनी कैसे बहुत ग्रेट है। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, सॉ हिम घोस्ट पास lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball. अब क्या होता है, अब ये लोग फिर से एक मैच देखने जाते हैं। कौन सा मैच, वो डैनी कैसे यूनाइटेड का जो मैच है वो देखने जाते हैं। वो फिर से जाती है देखने लास्ट सैटरडे, एंड देखा कि घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स। अब लंबरिंग का मतलब क्या होता है, लंबरिंग मतलब मूविंग इन एन ऑकवर्ड वे, जब आप किसी को डिफेंड करते हो, आगे बॉल पास करते हो और गोल करने की कोशिश करते हो। तो वो कहती है कि मैं फिर से सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे वो ये सब सोचती हुई घर आ गई, और नेक्स्ट सैटरडे वो कहाँ गई, फिर से डैनी कैसे का मैच देखने गई। और जितने भी डिफेंडर्स थे, यानी जितने भी ये दो लोग थे, ये दो डिफेंडर्स हैं, ये लोग डैनी कैसे को पकड़ रहे थे, बॉल पास नहीं करने दे रहे थे, गोल नहीं करने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से इनको घोस्ट की तरह, एक भूत की तरह पास हुआ इनके बीच से डैनी कैसे, और उसने गोल कर दिया। यानी इतनी स्पीड में उसने इन दो डिफेंडर्स के बीच में से निकल के गोल कर दिया उसने। और जितनी भी पब्लिक, जितनी भी ऑडियंस वहाँ बैठी थी, वो 50,000 पब्लिक थी। और वो जैसे ही जब वो देख रहे थे कि डैनी कैसे अब गोल करने वाला है, तो वो अपना दिल थाम के बैठे थे, यानी दे वर होल्डिंग देयर ब्रेथ। एंड एज ही होवर्ड मोमेंटरीली, होवर्ड यानी फ्लाई करना, और मोमेंटरीली का मतलब ब्रीफली। तो जैसे ही उसकी बॉल जो थी दोनों डिफेंडर्स के बीच में से उड़ के लिटरली गोल में गई, तो क्या हुआ, एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्साल्टेड एप्रोबेशन। तो थंडरस का मतलब क्या होता है, सो स्ट्रॉन्ग दैट थंडर ऑफ क्लाउड, यानी इतनी तेज आवाज हुई, यानी पब्लिक 50,000 पब्लिक ने जब देखा कि डैनी कैसे ने गोल कर दिया और यूनाइटेड की टीम जीत गई, तो 50,000 पब्लिक एक जैसे बम कैसे फटता है वैसे सब एकदम खड़े हुए और बहुत जोर से अप्लॉज करने लगे, तालियां बजाने लगे, और इतनी तेज आवाज थी जैसे कोई बिजली कड़क रही है, इतनी लोगों ने इसके लिए ताली बजाई। इरप्शन का मतलब एक्सप्लोजन, यानी कि इतनी तेज आवाज थी तालियों की जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। और एक्साल्टेड एप्रोबेशन, एक्साल्टेड यानी कि ओवरजॉयड, पूरी पब्लिक ओवरजॉयड थी, यानी खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि डैनी कैसे ने गोल किया और टीम यूनाइटेड जीत गई। एप्रोबेशन यानी अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जीत गए और वो लोग बहुत खुश थे। तो बेसिकली ये सब इमेजिनेशन के बाद नेक्स्ट सैटरडे वो फिर से, जो सोफी थी अपनी फैमिली के साथ डैनी कैसे का मैच देखने गई थी। मैच में लास्ट गोल डैनी कैसे ने किया, पब्लिक बहुत खुश हुई, इस तरीके की पूरी पब्लिक उठ गई, तालियां बजाने लगी, और डैनी कैसे की वजह से फिर से टीम यूनाइटेड जीत गई। और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का जो आपका लास्ट चैप्टर है, और वो लास्ट चैप्टर क्या है, गोइंग प्लेसेस। उसी के आज हम समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करने वाले। सो लेट्स बिगिन। सोफी एंड जैंसी आर टू टीनेजर्स हु आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। सो स्टोरी किसके बारे में है, स्टोरी है सोफी के बारे में, और उसी की बेस्ट फ्रेंड और क्लासमेट है जैंसी। ये दोनों बातें करते हुए स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, और ये दोनों टीनेजर्स हैं, यानी कि दोनों यंग लड़कियां, यानी कि 13 to 19 ईयर्स के बीच की इनकी एज है। दे बोथ वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, और दोनों कहाँ काम करती हैं, बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशंस ऑफ ओइंग अ बुटीक शॉप एंड बिकमिंग फेमस लाइक मैरी क्वांट, अ फैशन डिजाइनर। तो जब दोनों फ्रेंड्स सोफी और जैंसी दोनों स्कूल से घर वापस आती हैं, बातें करती हैं, तो बातों बातों में सोफी जैंसी को बताती है कि उसे क्या बनना है, उसे एक फैशन डिजाइनर बनना है और अपने लिए एक बुटीक खोलना है। और ये वो इमेजिन करती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी और मैं किसके जैसे बनूंगी, मैरी क्वांट जैसे बनूंगी, जो कि एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक लड़की के बारे में है जो हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती है, जस्ट बिकॉज वो एक टीनेजर है। जैसे हमने यंग टीनेजर बच्चों को देखा है ना, कि जो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल होता है उसको ध्यान नहीं देते, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन के बारे में सोचते हैं, अरे मैं तो ऐसा बन जाऊंगा, अच्छा ऐसा नहीं तो चलो वैसा बन जाऊंगा, मैं तो एक बड़ी सी ऑडी कार खरीद लूंगा, जबकि उनकी शायद फाइनेंशियल कंडीशन से यार जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वो ऐसी ना हो। सो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस बच्ची सोफी के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी इमेजिनेशंस में खोई रहती है। ओके,
Jancy tells her not to dream big as it requires a lot of money which they don't have. तो जब सोफ़ी कहती है कि मैं एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, मैरी क्वाइंट जैसे बनूंगी और मैं एक बुटीक खोलूंगी अपना, तो उसकी फ्रेंड जैंसी उनको समझाती है कि सोफ़ी तुम इतने बड़े बड़े ड्रीम्स मत देखो, क्योंकि इतने बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, हम बहुत पुअर हैं. To this, she replies that she will become an actress, earn a lot of money and then own a boutique. तो फिर सोफ़ी इस बात का रिप्लाई एक बड़े ही मतलब प्रैक्टिकल वे में नहीं देती है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है वो कहती है चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, बुटीक नहीं तो चलो मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ, मैं हीरोइन बन जाती हूँ, क्योंकि फिर वो लोग बहुत पैसे कमाते तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमा लूँगी, फिर जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगी ना, फिर उन पैसों से मैं अपना बुटीक खोल लूँगी. तो अब आप सोचिए कि उसकी बातें कितनी इम्प्रैक्टिकल है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, फिर जो पैसा आएगा उससे बुटीक खोलूँगी. भाई एक्ट्रेस बनने के बाद कोई बुटीक क्यों खोलेगा, उसका तो ऑलरेडी बिजनेस फ्लरिशिंग है, एक्टिंग करियर उसका फ्लरिशिंग है. तो ये एक इमेच्योर्ड और इनएक्सपीरियंस बच्ची की बातें हैं, वो है सोफ़ी जो अभी भी एक टीनेजर है. जैंसी बीइंग अ रियलिस्टिक पर्सन डज नॉट सपोर्ट हर थॉट्स. क्योंकि जैंसी एक रियलिस्टिक पर्सन यानी रियलिटी पे बिलीव करती है, वो सोफ़ी की इन बातों पे बिलीव नहीं करती और सोचती है कि सोफ़ी पता नहीं ये सब बातें क्यों कर रही है. On reaching home, Sophie feels choked in that small house which is full of stove steam and looks untidy because of the dirty dishes. फिर फाइनली स्कूल से घर आते वक्त फाइनली दोनों बच्चे सोफ़ी के घर के बाहर पहुंचते हैं. सोफ़ी अपने घर अंदर चली जाती है, जैंसी आगे निकल जाती है अपने घर के लिए. जब सोफ़ी अपने घर में जाती है तो उसको बहुत चोक्ड फील होता है, यानी बहुत सफोकेटेड फील होता है अपने घर में, क्योंकि उनका एक बहुत छोटा सा घर है जहाँ पे उसकी मदर स्टोव पे कुछ पका रही है और जिसकी स्टीम पूरे घर में फैल चुकी है. तो उसको बहुत सफोकेटिंग लग रहा है, उसको चोकिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसका गला शायद चोक हो रहा है. ऑल्सो उनका घर बहुत छोटा है क्योंकि वो लोग पुअर हैं, इस वजह से उनका घर बहुत अनटाइडी है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और किचन में जो डिशेज हैं यानी कि झूठे बर्तन, डर्टी डिशेज हैं, वो भी एक कोने में एक तरफ पड़े हुए हैं. तो घर में स्मेल है और घर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन है. क्यों? क्योंकि स्टोव वहीं चलता है और गर्म जो पूरी स्टीम है वो वहीं पे पूरी फैल रही है. हर फादर इज ईटिंग एंड हर मदर इज बिजी इन द किचन. तो जब घर में वो जाती तो उसकी मॉम ऑब्वियसली किचन में बिजी है, स्टोव पे कुछ बना रही है, तभी पूरे घर में धुआं फैल रहा है. एंड उनके फादर वहां पर बैठ के शेफर्ड पाई खा रहे हैं. इट्स अ स्वीट डिश. शी गोज टू मीट हर एल्डर ब्रदर जियोफ हु इज अ ट्रेनी मैकेनिक एंड इज बिजी रिपेयरिंग सम मोटरसाइकिल पार्ट. सो बेसिकली वो किसके पास जाती है अब मिलने के लिए? अब वो अपने बड़े भाई जियोफ के पास जाती है जो कि दूसरे रूम में बैठा है. और वो क्या कर रहा है वहाँ पर? वो अपने मोटरसाइकिल का कुछ पार्ट रिपेयर कर रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं रिपेयर कर रहा है कि वो उसकी मोटर बाइसिकल है. नो, क्योंकि वो खुद एक मैकेनिक है और वो किसी बड़े मैकेनिक के अंडर एज अ ट्रेनी मैकेनिक काम करता है. तो वो कुछ मोटरसाइकिल का पार्ट रिपेयर कर रहा होता है जब सोफ़ी उनसे जाके वहाँ पर मिलती है. Geoff talks very less about his personal life, which made her imagine of his personal life, which she considers very interesting and wants to be part of it. Now, जो जियोफ इसका बड़ा भाई है सोफ़ी का, ये बहुत कम बात करता है. ही टॉक्स वेरी लेस और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे डिस्कस करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता. तो सोफ़ी ऑन द अदर हैंड इमेजिन करती कि मेरा भाई तो कितना बड़ा है, जब कहीं बाहर जाता होगा घर के तो कितना एंजॉय करता होगा, इसके कितने अच्छे अच्छे फॉरेनर फ्रेंड्स होते होंगे, ये कितनी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस पे विजिट करता होगा और अपनी लाइफ कितनी एंजॉय करता होगा, बाइक पर घूमता होगा. तो ये सब सोफ़ी इमेजिन करती है और सोचती कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, कितनी बोरिंग है मेरी लाइफ. तो कहीं ना कहीं वो अपने बड़े भाई से थोड़ा सा शायद जेलस फील करती कि ये इतना एंजॉय करता है और मैं नहीं कर पाती. बेसिकली वो कोई एंजॉय नहीं करता, ये सिर्फ सोफ़ी इमेजिन कर रही कि ये तो देखना कितना एंजॉय कर रहा है, मैं तो मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग है. She shares a secret with him that she met Danny Casse, the famous footballer, in a gallery that is an arcade. तो जब सोफ़ी अपने भाई जियोफ से मिलने जाती है तो उसको वहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करती है और वो बताती है, पता है मैं आज गैलरी यानी आर्केड, एक छोटा सा मार्केट होता है, वो ऐसे लंबी कॉरिडोर जैसा होता है, दोनों तरफ आमने सामने शॉप्स होती है वहाँ पे. तो वो कहती है अपने भाई से, पता है मैं आज आर्केड में गैलरी में किससे मिली? मैं डैनी कैसे से मिली. और डैनी कैसे कौन है? एक फेमस आयरिश फुटबॉलर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि एक सेलिब्रिटी है. अब बेसिकली जो सोफ़ी है वो मिली नहीं होती है डैनी कैसे से, लेकिन क्योंकि वो टीनेजर है, उसको डैनी कैसे बहुत पसंद है, तो हमेशा उसके बारे में इमेजिन करती रहती है और फैंटेसाइज करती रहती है.
तो उसने ये फैंटेसाइज किया, ये इमेजिन किया कि अरे मैं तो डैनी कैसे से मिली थी, गैलरी में मिली थी, वो ऐसा दिख रहा था, हमने ऐसी ऐसी बातें करी। तो ये सब इमेजिनेशन वो अपने भाई जियोफ को आके बता रही है और कह रही है मैं सच में मिली थी। वो ये नहीं बोल रही कि मैंने इमेजिन किया है, वो उसको ये बता रही है कि मैं तो उससे रियलिटी में डैनी कैसे से मैं मिली थी आर्केड में। Her brother and her father do not believe her, but she tries to make them believe this. तो ऑब्वियसली उसके ब्रदर, उसका भाई दोनों इसकी इस फालतू की बात पे बिलीव नहीं करते, लेकिन somehow वो उनको कैसे भी बिलीव कराती है कि नहीं नहीं मैं सच में मिली थी। She also tells her brother about her meeting with Cassie. तो वो अपने ब्रदर को मीटिंग के बारे में भी बताती है कि मैं जब मिली थी तो हमारी क्या बात हुई। तो वो उसको बताती है कि मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, उसने बोला मेरे पास पेन और पेपर नहीं है, मेरे पास भी पेन पेपर नहीं था, तो बस ऐसे हमारी बात स्टार्ट हुई। Her brother does not believe her but gives her a chance to believe her story. तो बेसिकली अब भी वो अपने ब्रदर की अब भी जो जियोफ उसका भाई है सोफी की इन बातों पे बिलीव नहीं करता कि तुम डैनी कैसे से कैसे मिल सकती हो, लेकिन फिर भी वो छोटी है, मान नहीं रही। तो बड़े भाई होने के नाते उसने बोल दिया हाँ हाँ ओके ओके मैं तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ। तो उसको लगता है सच में कि हाँ मेरा भाई मेरी बातों को बिलीव कर रहे हैं। On Saturday, Sophie and her family go to watch football match as all of them are great fans of football. तो फिर सैटरडे को सोफी और उसकी फैमिली एक लाइव फुटबॉल मैच देखने जाते हैं ग्राउंड पर। क्यों? क्योंकि वो पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा क्या है, फैन है फुटबॉल गेम की। देयर फेवरेट टीम विंस ड्यू टू गोल मेड बाय कैसी। तो जो उनकी फेवरेट टीम है जिसका नाम यूनाइटेड है वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी गोल होता है वो किसने किया रहता है, डैनी कैसे ने किया रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली सोफी डैनी कैसे को लाइव देखने गई थी उसका फुटबॉल मैच। ऑल ऑफ देम फील सो ओवरजॉयड, क्योंकि अब उनकी फेवरेट टीम जीत गई है, उनका फेवरेट प्लेयर ने गोल मारा था, तो पूरी फैमिली बहुत ओवरजॉयड थी, यानी बहुत खुश हो गई थी। When Sophie returns home with her little brother Derek, Jancy questions her about the reality behind her meeting with Danny Casey. तो जब सोफी घर जाती है अपने भाई डेरिक को ले जाती है अपने घर पे, अपनी मॉम को बताती है कि देखो हम मैच देखने गए थे और डैनी कैसे ने लास्ट गोल किया था, क्योंकि मॉम नहीं गई थी उनका मैच देखने, बाकी सब बच्चे एंड फादर गए थे। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जब जानसी होती है ना, वो क्या करती है, उससे क्वेश्चंस पूछती है। किससे? सोफी से। कहती है कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। तो ये सुन के सोफी बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस बारे में सोफी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड जानसी को नहीं बताया था और वो बताना भी नहीं चाहती थी। तो वो एकदम शॉक हो गई कि ये मुझसे कैसे पूछ रही है कि तुम डैनी कैसे से मिली थी, और इसको कैसे पता कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। Sophie gets angry with her because of her letting her secret out, but tries to handle the situation and succeeds. तो सोफी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसको कैसे पता, और जियोफ ने यानी इसके भाई को बताया। तो तब सोफी ने पूछा उससे कि तुम्हें कैसे पता मेरे सीक्रेट के बारे में। तो जानसी ने बताया कि तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को ये बताया और फ्रैंक ने मुझे बताया, तो ऐसे मुझे पता चला। तो अंदर ही अंदर सोफी को अपने भाई जियोफ पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये सीक्रेट मैंने तुमसे शेयर किया, तो तुमने मेरी फ्रेंड को क्यों बताया। क्योंकि जानसी किस टाइप की लड़की जो पूरे पड़ोस में, पूरे नेबरहुड में कोई भी बात फैला देती है, तो इसलिए उसको नहीं बताना था। और अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था सोफी को जियोफ के ऊपर। She then visits a secret place near a canal to meet her hero Cassie, who doesn't show up. फिर जब स्टार्टिंग में जो सोफी है जब अपने भाई जियोफ को बताती है कि मैं आर्केड में डैनी कैसे से मिली थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, हम दोनों के पास पेन नहीं था ना पेपर था, तो उसने बोला मुझसे कि ठीक है मैं तुम्हें ऑटोग्राफ तब दूंगा जब तुम मुझसे नेक्स्ट टाइम अगले हफ्ते मिलोगी। और मैं उससे बोल के आ गई हाँ मैं तुमसे मिलूंगी। तो बेसिकली अब वो एक हफ्ता हो गया है और वो इमेजिन कर रही है कि अब एक हफ्ता हो गया, अब डैनी कैसे मुझसे एक सीक्रेट प्लेस, एक कनाल के पास मुझसे मिलने आएगा। कनाल क्या होता है? कनाल शहर के बीचों बीच एक रिवर होती है और दोनों तरफ दोनों साइड उसके शहर होता है, वहाँ पे बोट्स चलती हैं और इस टाइप की छोटी मोटी शिप्स चलती हैं, ये सब होता है कनाल में। सो बेसिकली सोफी अब सच में इमेजिन कर, उसकी जो इमेजिनेशन है उसको सच में ऐसा सोच रही है कि अब सही में डैनी कैसे एक हफ्ता हो गया और मुझसे मिलने आएगा कनाल के पास में। तो वो क्या करती है, वो एक सीक्रेट प्लेस जाती है, कनाल के पास जाती है, जहाँ पे वो बचपन में खेलने भी जाया करती थी। और किससे मिलने जाती है? अपने हीरो डैनी कैसे से। लेकिन वो बहुत देर वहाँ वेट करती है, अपने मन को मनाती है नहीं देखना भी आएगा। फिर सोचती है कि जब मैं घर जाऊँगी
तो क्या होगा, अगर डैनी कैसे मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं अपने भाई को क्या आंसर दूंगी? वो तो यही बोलेगा कि मैंने तो तुमसे कहा था वो तुमसे मिलने नहीं आएगा, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो जब वहाँ अकेली बैठी हुई थी सोफी उस सीक्रेट प्लेस कैनाल पे, तो ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही थी और वेट कर रही थी कि शायद डैनी कैसे आ जाए। लेकिन डैनी कैसे आएगा, क्योंकि वो कोई रियलिटी में तो मिला नहीं था सोफी से, ना ही उसने रियलिटी में कोई प्रॉमिस किया था कि मैं 1 वीक बाद तुमसे मिलूंगा। ये पूरी सब चीज़ें तो इमेजिनेशन है, फैंटेसीज है सोफी की, जिसको वो अब रियलिटी में समझ रही कि हाँ भाई मेरे साथ ये सब अब हो रहा है सही में। और बहुत देर वेट करते करते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, डार्क हो गया, और डैनी कैसे नहीं आया। सोफी को बहुत सैड फील हुआ। She knows that it was just her imagination, but she was lost in his love, that she doesn't want to come out of this. अब फाइनली डैनी कैसे नहीं आया तो सोफी को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन इसीलिए डैनी कैसे नहीं आया। लेकिन फिर भी उसको अपनी इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन में डैनी कैसे था, और ये एक सेलिब्रिटी फुटबॉल प्लेयर है जिसको वो बहुत पसंद करती थी। तो उसको अपने ख्यालों से, अपनी इमेजिनेशन से अब भी बाहर नहीं आना था, ये जानने के बाद भी डैनी कैसे कि नहीं आया। और अपने मन को वो मनाती है और सोचती है कि कोई बात नहीं ना, जिसको जो सोचना है सोचे, दुनिया तो है, वो तो बोलती है, वो तो सोचेगी। लेकिन ये तो मुझे और डैनी कैसे को पता है ना कि हम मिले हैं, हम हमारी इमेजिनेशन में मिले। हमने क्या बात करी है वो किसी को थोड़ी पता है। वो कितना सुंदर दिखता है, उसकी ग्रीन कलर की आईज़ हैं, उसकी ज़्यादा हाइट टॉल नहीं है, वो मेरे जितनी हाइट का है, और किसका आईज शाइन होती, चमक रही है। तो ये सब चीज़ें वो डैनी कैसे के बारे में अब भी इमेजिन करती है और अपनी ख्यालों से, अपनी इमेजिनेशन के बाहर नहीं निकलती है। In the end, she returns back to her home with sadness in her heart. फाइनली अब रात हो जाती है और उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती, उसको घर ही जाना है, क्योंकि कोई डैनी कैसे आया नहीं हुआ था वहाँ मिलने। तो वो इतनी सैडनेस और इतने दुख के साथ अपने घर जाती है। बट when she comes across the Royces, she again finds herself lost in the hero's dream. तो जब वो उस कैनाल, उस सीक्रेट प्लेस से घर की तरफ जाती है तो बीच में क्या होता है, बीच में वही आर्केड आता है, वही गैलरी आती है और वही रॉयस का शोरूम आता है जहाँ पर क्लोथ्स मिलते हैं। और इसी शोरूम के बाहर, इसी शॉप के बाहर सोफी ने इमेजिन किया था कि मैं और डैनी कैसे मिले थे। तो जब वो कैनाल से घर की तरफ वापस जा रही थी तो बीच में ये रॉयस का स्टोर और वो गैलरी वाला एरिया आया, और फिर से वो वापस इमेजिन करने लग गई थी, हाँ हम ऐसे मिले थे, वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा तो उसने मुझसे क्या बोला, मेरे पास पेन पेपर नहीं है, फिर उसने मुझसे बोला मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा तब जब तुम मुझसे नेक्स्ट वीक मिलोगी। तो ये सब वापस से चीज़ें वो इमेजिन करने लग जाती है और एज अ टीनेजर फिर से अपनी इमेजिनेशन में और अपनी फैंटेसीज में खो जाती है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है और लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोफी एंड जानसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। तो सोफी और जानसी कौन है? दोनों क्लासमेट्स हैं, सेम क्लास में ही पढ़ती हैं और दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। What were the differences between them that show up in the story? लेकिन दोनों फ्रेंड्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, दोनों का पर्सनैलिटीज़ और नेचर काफ़ी अलग है। तो क्या डिफरेंसेस है आइए वो पढ़ते हैं। तो सोफी एंड जानसी वर टोटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर दो दे वर फ्रेंड्स। तो भले ही सोफी एंड जानसी दोनों फ्रेंड्स है पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट हैं, काफ़ी अलग हैं। सोफी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन अ ड्रीम। सोफी एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने ड्रीम्स में, अपने ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशंस में खोई रहती थी। शी वॉन्टेड टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरी एंड सोफिस्टिकेशन। वो भले ही पुअर थी लेकिन उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी थी? लग्जरी यानी ऐशो आराम, पैसों वाली जिंदगी, और सोफिस्टिकेशन के साथ जीनी थी यानी कि बड़े बड़े काम करने थे उसको। शी ड्रीम्ड ऑफ ओइंग अ बुटीक, बी लाइक मैरी क्वांट और एन एक्ट्रेस एंड वॉन्टेड टू बिकम रिच एंड फेमस। तो जो सोफी थी वो क्या ड्रीम करती थी कि मैं एक बुटीक खरीद लूंगी और मैरी क्वांट जैसी क्वीन जैसी एक फेमस एक्ट्रेस बनूंगी, फेमस डिज़ाइनर बनूंगी। फिर वो सोचती है, फिर उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि इसके लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सोचती है ठीक है मैं क्या बन जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिर जो बहुत सारा पैसा कमाऊंगी उससे मैं एक बुटीक खरीद लूंगी। ऑन द अदर हैंड जानसी वॉज अ गर्ल हु हैड अ रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो जानसी एक ऐसी लड़की है जिसका लाइफ में बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है उसकी लाइफ में वो उतना ही सोचती है, वो उससे ज़्यादा नहीं सोचती। जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है उन्हीं को इमेजिन करती है। ओके, शी न्यू दैट दे केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड वर वर्किंग इन अ स्मॉल बिस्किट फैक्ट्री। तो जानसी को ये बात पता था कि वो दोनों बहुत पुअर हैं और छोटी सी बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लिए एक्ट्रेस बनना, बुटीक खरीदना इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो सोफी के इन थॉट्स को सपोर्ट नहीं करती है।
Therefore she did not involve herself in daydreams like Sophie. इसीलिए जैंसी सोफी की तरह डे ड्रीम्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती, यानी खुले आंखों से सपने नहीं देखती, दिन दहाड़े सपने नहीं देखती जो पॉसिबल ना हो. Rather she tried to teach her that such dreams required a lot of money and a small amount of salary from the factory was not enough to fulfill such dreams. इनफैक्ट जैंसी सोफी को समझाती है कि हम लोग बहुत पुअर फैमिली से आते हैं और छोटी सी बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं और तुम्हारे जो सपने उन सब के लिए बहुत सारा पैसा मनी चाहिए रहता है. ऑल्सो जहाँ हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ हमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, बहुत कम पैसा मिलता है जो इतनी सारी ड्रीम्स को पूरा करने में, फुलफिल करने में इनफ नहीं होगी. तो बेसिकली जैंसी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल गर्ल है, डे ड्रीमिंग नहीं करती, और सोफी हमेशा डे ड्रीमिंग करती है और अपनी इमेजिनेशंस में खोई रहती है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर. तो जो सोफी के फादर है उनके कैरेक्टर को हमें डिस्क्राइब करना है और उनके टेम्परामेंट को. टेम्परामेंट यानी उनको कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, कैसा बिहेव करते, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है. तो सोफीज फादर इज अ प्लम्प एंड अग्रेसिव पर्सन. तो सोफी के फादर कैसे हैं? प्लम्प है, यानी कि उनका फेस बिल्कुल गोल है, राउंड शेप का है, और अग्रेसिव पर्सन है यानी उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. सोफी फियर्स हिज एंगर. और सोफी को अपने फादर के गुस्से से बहुत डर लगता है. He doesn't believe in the wild stories of the daughter, but as a caring father he reminds her not to make such stories as this could lead her to trouble. तो सोफी के फादर जो हैं अपनी बेटी सोफी की इन वाइल्ड स्टोरीज यानी इन इमेजिनेटिव बातों को जो डैनी कैसे से वो मिलके आई थी इन सब को बिलीव नहीं करते. और क्योंकि वो एक केयरिंग फादर भी हैं तो वो अपनी डॉटर को समझाते हैं कि तुम इन सब इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, अदरवाइज एक दिन तुम बहुत बड़े ट्रबल में, बहुत मुश्किल में फंस जाओगी. He is a football fan because he visits the football ground with his kids every Saturday to watch his favorite team United play the match. और ये भी पता चलता है हमें उसके फादर के बारे में कि वो एक फुटबॉल गेम के फैन थे, क्योंकि हर सैटरडे वो अपने बच्चों के साथ अपनी फेवरेट टीम यूनाइटेड का फुटबॉल मैच देखने जाते थे. He also wishes Danny Casse to become like Finney and enjoys the winning of his team by visiting the pub. वो सोचते हैं और अपने बच्चों से बोलते हैं कि डैनी कैसे को अभी और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो टॉम फिनी की तरह बनना चाहे. टॉम फिनी सोफी के फादर के ज़माने के फुटबॉल प्लेयर हैं और बहुत ही फाइन प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे वो. तो सोफी के फादर को लगता है कि डैनी कैसे अभी बहुत छोटा है, उसके एक्सपीरियंस में अभी बहुत कमी है, उसको और अच्छा इंप्रूव करना चाहिए ताकि वो टॉम फिनी जितना फेमस और अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन जाए. ऑल्सो जब वो सैटरडे को अपने बच्चों के साथ फुटबॉल मैच देखने गए थे और उनकी फेवरेट टीम जीती थी तो वो उनकी विन को, इसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ पब में भी गए थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन? फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव व्हाट डिड शी सिंबलाइज? तो सोफी के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई जियोफ और छोटा भाई डेरिक, और पूरी फैमिली में मदर थी, फादर थी, बेस्ट फ्रेंड थी, जैंसी थी, बहुत सारे लोग उसके आसपास थे. लेकिन वो अपने ब्रदर जियोफ को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी और जो भी उसका सीक्रेट होता था वो सबसे पहले जाके अपने भाई को ही बताती थी. इस पर्सपेक्टिव से, सोफी के इस विचार से हमें क्या समझ में आता है, हम क्या सिंबलाइज कर सकते हैं? तो जियोफ वॉज एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन. तो जियोफ उसका भाई कैसा था? एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन था, यानी कम बोलता था, अपने अंदर ही रहता था. एंड सो ही स्पोक लेस अबाउट हिमसेल्फ, और वो अपने बारे में कम चीज़ें बताता था घर में सबको. दिस मेड सोफी लाइक हिम एज शी थॉट दैट ही विजिटेड सम सीक्रेट प्लेसेस दैट वर फुल ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. तो क्योंकि जियोफ कम बात करता था तो सोफी हमेशा इमेजिन करती थी कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत इन्जॉय करता है, ये किसी सीक्रेट प्लेसेस पे बहुत घूमने जाता है, फिरने जाता है, इन्जॉय करता है, और उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स भी हैं जो ये हमें नहीं बताता. बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब सिर्फ सोफी इमेजिन कर रही थी. So she tried to win his affection in order to get a chance to ride with him to that special place where she would visit by wearing a beautiful yellow dress. तो सोफी हमेशा क्या करती थी? हमेशा अपने भाई से बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करती थी, उससे अफेक्शन शो करती थी, यानी कि उसको लव शो करती थी इस उम्मीद में कि कभी ना कभी मेरा भाई मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा और मुझे उन सब जगहों पर घुमाने ले जाएगा अपने साथ जहाँ वो खुद जाता है और इन्जॉय करता है. ऑल्सो वो ड्रीम करने लगती है, सपना देखने लगती है खुली आंखों से कि मैं अपने भाई के साथ पीछे बाइक पे बैठ के जा रही हूँ और मैंने बहुत ब्यूटीफुल येलो कलर की ड्रेस भी पहनी हुई है. शी ऑल्सो इमेजिन्ड ऑफ बीइंग वेलकम्ड बाय द क्राउड देयर. ऑल्सो वो इमेजिन करती है कि जब मैं बाहर निकली, दुनिया में निकली,
तो इस दुनिया वालों ने मुझे वेलकम किया। आसपास जितने भी लोग थे वो खड़े होकर क्लैप कर रहे थे, अप्लॉज कर रहे थे और मेरा वेलकम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके फादर से उसको परमिशन नहीं थी कहीं भी घर के बाहर जाने की, नहीं उसका भाई उसको ले जाता था, क्योंकि भाई को भी ले जाने की परमिशन नहीं थी सोफ़ी को। सो इसीलिए वो हमेशा बाहर की दुनिया में जाना चाहती थी, इसलिए फैंटेसाइज करती थी अपनी लाइफ को हमेशा। सोफ़ी wanted to live that beautiful life which was full of colors and happiness that Geoff lived, but she could not. तो सोफ़ी हमेशा यही इमेजिन करती थी कि मैं भी हमेशा वो ब्यूटीफुल ज़िंदगी जो कलर्स, जो रंगों से भरी हुई है बाहर की दुनिया, उसमें एंजॉय करूं, वहीं पर जैसे मेरा भाई जियोफ एंजॉय करता है। तो बेसिकली जियोफ एंजॉय नहीं करता, ऐसा सोफ़ी इमेजिन करती है कि मेरा भाई कम बोलता है और बताता नहीं, दैट मीन्स वो कहीं एंजॉय कर रहा होगा। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये समरी और क्वेश्चन एंड आंसर्स कुछ समझ में आए होंगे। और बच्चों, आप हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोस हमारी इजीली नहीं मिल रही तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, हमारी वेबसाइट का नाम डालना है जिसका नाम है magnetbrains.com। और जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12, 11, 10, 9 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 11th की इंग्लिश के वीडियोस देखना तो आप क्लास 11th पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी सारे टीचर्स की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं क्लास 11th में। वहीं पर एक मेरा ऑप्शन भी है जहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरी पढ़ाई हुई सारी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी जो मैंने क्लास 11th में पढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर तो आप मेरी वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। सो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको इजीली हमारी वीडियोस नहीं मिल रही है तो वेबसाइट के थ्रू कैसे ढूंढ सकते हो आप। ओके, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी 12th क्लास की न्यू बुक विस्ता स्टार्ट करने वाली हूँ और उसका ओवरव्यू दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।